नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। वक्फ के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और अब इसको दोनों पक्ष जो हैं अपने अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन आखिर फैसले में है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। यह सबसे बड़ी बात है आज के फैसले की। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की कुछ धाराओं पर रोक लगाई। उसी की वजह से जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि यह हमारी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुसलमान होना चाहिए। साथ ही गैर मुस्लिम को सीईओ के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने वाले संशोधन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसके मुताबिक वक्फ के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी था। यह एक बड़ा कंटेंशियस इशू था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहते हुए रोक लगाई है कि जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए कि कौन व्यक्ति मुस्लिम है, कितने वक्त से मुस्लिम है, इसके लिए कोई कानून नहीं बना लेती, तब तक इस प्रावधान का मिसयूज हो सकता है। इसलिए हम इस पर अभी के लिए एक रोक लगा रहे हैं। राज्य सरकारें इस पर एक कानून बना लें, उसके बाद यह प्रभावी हो सकता है। एक और बड़ा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जितनी ताकतें और अख्तियार जिला मजिस्ट्रेट को डीएम को दी गई थी उन पर भी रोक लगा दी है और कहा कि ट्राइब्यूनल पहले फैसला करेगा। पहले इस संशोधन में कहा गया था किसी विवाद के मामले में जो मुख्य मध्यस्थ होगा वो डीएम होगा, जिलाधिकारी होगा। दूसरा यह भी कहा गया था कि अगर कोई सरकारी संपत्ति विवाद में है तो जब तक उस विवाद का निपटारा नहीं हो जाता तब तक वो सरकारी संपत्ति ही मानी जाएगी। ऐसे प्रावधानों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन जो सरकारी पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये सारे याचिकाकर्ता गए थे इस पूरे कानून पर रोक लगवाने के लिए। कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी कानून की, संसद से पारित किसी कानून की वैधता का मामला हमारे सामने आता है तो ज्यादातर, लगभग सभी मामलों में वो मामला सरकार के यानी कानून के पक्ष में जाएगा। हम बहुत रेयर केसेस में किसी कानून पर रोक लगाते हैं, इसलिए हम इस कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं। इसके कुछ प्रावधानों पर जरूर हम फिलहाल रोक लगाते हैं। तो अब इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं दोनों पक्ष के लोग, अब वो आपको बताता हूं मैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया। बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को बड़े हद तक राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 5 साल तक मुसलमान होने की शर्त और उसी सूरत में कोई वक्फ कर सकता है, इस पर रोक लगा दी गई है और वक्फ बाय यूजर पर भी हमारी बात मानी गई है। सुनिए। वक्फ बाय यूजर ही सबसे बड़ा मुद्दा था कि कोई 800 साल से आप लोग कह रहे हैं कि भाई मजार है, दरगाह है, मस्जिद है, उसके कागज कैसे दिखाएंगे, उस पर क्या कोर्ट ने कहा है? डिटेल जजमेंट में तो बात आएगी सामने, लेकिन वक्फ बाय यूजर में भी हमारा पक्ष माना गया है। तो लेकिन जब डिटेल जजमेंट आएगा तो उसमें हम समझ में उसमें क्या होगा पाएंगे थोड़ा सा क्या उसको लेकर वो डिटेल जजमेंट में, इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने ऑर्डर सुनाया है। अच्छा, इसके साथ साथ 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। 5 साल तक यानी आदमी वो इसकी तरह से वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो ये शर्त गैर मुस्लिम की थी उस पर उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दी। सदस्य 4 अभी भी होंगे। हाँ, वो लिमिट लोग ये मांग कर रहे थे कि एक भी ना हो। हाँ, मुतालबा हमारा यही था, लेकिन इंटरिम जजमेंट में उन्होंने ये बात कही है कि वो 3 रहेंगे, 4 रहेंगे। तो ठीक है, मतलब ये जो अंदेशा था कि उसमें बड़ी तादाद में दूसरे लोग आ जाएंगे, वो अंदेशा खत्म हुआ है। अब दूसरा पक्ष आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि कोर्ट ने 12 में से 11 धाराओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जबकि 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई है। हालांकि नए मामले डीएम के पास जा सकते हैं क्योंकि वक्फ बाय यूजर पर स्टे से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वक्फ बाय यूजर को लेकर क्या मसला है, उसको लेकर क्या क्लियरिटी आप दे सकते हैं? क्योंकि हमने पूछा तो उसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं, वही मुद्दा सबसे बड़ा। नहीं, वक्फ बाय यूजर में नए वाले में प्रावधान किया गया। वक्फ बाय यूजर पहले वाले में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान था। अब इसको मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ। वक्फ बाय यूजर का मतलब जमीन आपकी हो या आपके किसी की हो, मैं पिछले 10-20 साल से उसको यूज कर रहा हूँ, चाहे तो वो हमारी हो गई और हम उसको वक्फ कर सकते हैं। ये वक्फ बाय यूजर था। नए वाले कानून में इस पे रोक लगा दी गई है। नए वाले कानून में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वक्फ बाय ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो जमीन आपकी है जिसको वक्फ करना चाहते हैं,
उस पे स्टे करने की मांग की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करने से मना कर दिया। इसका मतलब आज की डेट में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वक्फ बाय ओनरशिप का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। नहीं, ये साधारण सवाल ये कि जो पुराना था वक्फ बाय यूजर, जो 800 साल से कोई मस्जिद, दरगाह या वो जो बात कही जाती है कि भाई उनकी भी ओनरशिप दिखानी पड़ेगी, वो माना जाएगा वक्फ बाय यूजर? आप ये कह रहे हैं कोर्ट ने इस बात को माना है, और नई जो चीज है वो नए कानून के हिसाब से होगी? नहीं, उस धारा पे रोक लगाने की मांग की गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा पे कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब नया वाला प्रोविजन है वो लागू है, वो पुरानी उस पे भी लागू होगा। नया वाला प्रोविजन लागू है। और नए वाले प्रोविजन का मतलब ये हुआ, ये डिपेंड करता है अथॉरिटीज को कि वो जो जहां पे कब्जा है या जहां पे यूज चल रहा है, वो अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेगा तो मामला चलेगा। मामला चलने से रोक नहीं सकती। मान लीजिए आपने कोई जमीन 20 साल से यूज कर रहे हैं और कोई आपका भाई आके कहता है कि नहीं ये जमीन इनकी नहीं बल्कि हमारी है, तो उसका मुकदमा अब चलेगा, उसमें चलने में कोई रोक नहीं है। लेकिन बीच में तो ये जो सबसे बड़ा मामला था इसका वक्फ बाय यूजर का, और मुस्लिम पक्ष का सबसे ज्यादा एतराज इसी बात पर था कि वक्फ बाय यूजर एज अ कॉन्सेप्ट अब इस कानून में खत्म कर दिया गया है। हालांकि जो पुराने प्रॉपर्टीज जो हैं वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ की गई हैं उनको ये था कि माना जाएगा, लेकिन आगे से नहीं, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव तो ठीक है, लेकिन आगे से अब जो भी संपत्ति होगी उसको वक्फ अगर करना है तो उसका आपको कागज दिखाना पड़ेगा, जो उसमें प्रक्रिया बताई गई है कानून में उसके तहत करना पड़ेगा। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट अब नए कानून में नहीं है, वो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं। इस पर थोड़ी और क्लैरिटी हमको लेनी पड़ेगी। मोटे तौर पर 3-4 चीजें फिर मैं आपको, ताकि हम लोग जब बहस करें तो क्लियर रहे। उस प्रावधान पर रोक कि वक्फ करने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, ये बिल्कुल साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ये कहा है कि जांच शुरू होने के बाद से लेकर अंतिम निर्णय तक और हाईकोर्ट के हाईकोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन तीसरे पक्ष के संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। ये डीएम की पावर्स वाला मामला है। फिर इसके बाद ये कहा है कि स्टेट वक्फ में 11 में से 3 से अधिक गैर मुसलमान नहीं होंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुसलमान नहीं होंगे। फिर ये भी कहा कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में ही होता है। हम अत्यंत दुर्लभ मामलों में रोक लगाते हैं, किसी कानून पर तो रोक नहीं लगाई है। ये इंपॉर्टेंट। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय नहीं कर सकता, ये ट्राइब्यूनल का काम है। अब ये मामला जो है ये सरकार के लिए एक चुभने वाली बात होगी, क्योंकि कलेक्टर को जो अधिकार दिए गए थे मोटे तौर पर वो सरकारी संपत्ति जो वक्फ के नाम पर विवाद में है उससे, उस कब्जे से छुड़ाने के लिए एक पावर दी गई थी कलेक्टर को कि आप निर्धारित कीजिए कि यह वक्फ है या सरकारी संपत्ति है। और इस पर जो मुस्लिम पक्ष था उसका कहना यह था कि जितनी भी संपत्ति वक्फ की विवाद में है वो ज्यादातर सरकार के साथ विवाद में है। प्राइवेट विवाद जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, वो कम है। वक्फ की प्रॉपर्टी और सरकार का दावा, ये विवाद सबसे ज्यादा है। तो अगर वो पावर अब कलेक्टर के पास नहीं है तो फिर ये सरकार के लिए एक झटका इसको माना जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर क्योंकि कानून पर एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगा है तो कानून अब प्रभावी है देश के अंदर। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है हमारी जीत है। बताइए त्रिपाठी जी, किस ओर गया है फैसला ये? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा, मतलब कई बार ये लगता है क्या सर्वोच्च न्यायालय भी वो संतुलन जैसे निर्णय आजकल देने लगा है क्या? हमने अभी SIR पर देखा था तो एक बार खुश हो जाता था चुनाव आयोग, एक बार खुश हो जाता था विपक्षी जो भी उसके विरोध में गए हैं। आज भी अलग अलग है। हालांकि जो वक्फ बाय यूजर का मसला है वो बड़ा साफ है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि 1995 वाला अधिनियम और 2013 का संशोधन, उसके आधार पर जो भी संपत्ति है वक्फ बाय यूजर, उसको तो आप वैसे करेंगे, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि जो नई संपत्तियां हैं वक्फ बाय यूजर कर दें तो वो अब नहीं होने वाला है। तो एक तरह से कहें कि सरकार ने जो अभी कानून लागू किया है वक्फ बाय यूजर के मामले में वो प्रभावी नहीं होगा, वक्फ बाय ओनरशिप ही होगा। नंबर 1 तो ये। दूसरा, अगर मूल व्याख्या देखें तो मूल व्याख्या क्या है? सरकार वक्फ कानून को बदलाव करके हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। बेसिक प्रीमाइस ये है, और उस बेसिक प्रीमाइस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि भैया ऐसी बात नहीं है, सरकार को ये अधिकार है, समय समय पर उसमें बदलाव करने पड़ते हैं। और कोई भी एक पक्का वाला प्रमाण उनकी तरफ से नहीं आ पाया सिवाय कुछ तकनीकी चीजों के कि ठीक है भाई आप मुसलमान हैं तो मुसलमान वाली संपत्ति कोई हिंदू क्यों देखे या कोई और क्यों देखे। तो उन्होंने उस पर भी रास्ता निकाल कहा कि मैक्सिमम वही रहे, और मैक्सिमम वही रहते भी हैं। अगर पहले भी IAS जो थे तो वो कभी अगर कोई और है तो हो जाता है। मोटा मोटा मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार जो कुछ कर रही है उसी को आगे बढ़ाया है। लेकिन शायद कुछ, या मतलब इसको हम ये तो ना कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय को संतुलन की कौन सी जरूरत है, लेकिन लगता है कुछ संतुलन जैसा निर्णय, बैलेंस वाला फैसला है। तुम भी खुश हो जाओ। अच्छा ठीक है। लेकिन ये वक्फ बाय यूजर पर अभी अगर हमने सुना
अश्वनी उपाध्याय को, तो वो तो कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर जैसा अब नए कानून में है वैसा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिलीफ नहीं दिया है जिन्होंने चैलेंज किया था। दूसरा मामला जो है, इसको जरा आप कैसे इसकी व्याख्या करेंगे सर? कोर्ट ने कहा कि नामित अधिकारी का राजस्व अभिलेखों में चुनौती देना और कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार निर्धारित करने का अधिकार देना ये शक्तियों के पृथकीकरण के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। मतलब ये पावर नहीं होनी चाहिए डीएम के पास। ये कहा। फिर अगला, जब तक टाइटल तय नहीं हो जाता, टाइटल तय नहीं हो जाता मतलब ओनरशिप तय नहीं हो जाती, जब तक टाइटल तय नहीं हो जाता वक्फ से संपत्ति का कब्जा नहीं छीना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बात है, क्योंकि नए कानून में ये था जो भी संपत्ति सरकार के साथ विवाद में है, जब सरकार कहती है कि ये मेरी है और वक्फ कर दिया गया है, उसको किसी ने कहा नहीं ये तो वक्फ हो गई है, वो संपत्ति जब तक मैटर निपटा ना लिया जाए तब तक वो सरकारी मान ली जाएगी। ये था कानून कि उसका टाइटल अब गवर्नमेंट हो जाएगा। उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं कि पहले तय हो। अगर कोई रिकॉर्ड में वक्फ में चढ़ा हुआ है कोई प्रॉपर्टी, सरकार दावा करती है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और तो वो कानून कहता था कि उसको पब्लिक प्रॉपर्टी मान लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक उसका टाइटल नहीं बदला जाएगा। मतलब अगर वो वक्फ है तो वक्फ ही मानी जाएगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं इसको बैलेंसिंग एक्ट की तरह से नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है। एक तो ये कि जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसको रेस्पेक्ट किया है कि भाई संसद का अधिकार है। कानूनी तरीके से मानता हूँ कि हमारे देश में इस तरह की जो पावर्स पर जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी का जो विवाद चलता है उसको एक तरह से रेस्पेक्ट दी है उन्होंने उस वक्त, क्योंकि ये बहस हो रही थी। हाँ, ना फिर पार्लियामेंट का क्या, पार्लियामेंट का काम क्या है, सरकार इसी पर जरूर दे रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट कानून बना ले, तो वो ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिव्यू का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कानून का, तो वो उसको इस्तेमाल उन्होंने किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का अधिकार, लीगल राइट्स सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो उन्होंने रिव्यू किया और जिन जिन बातों पर उनको ठीक नहीं लग रहा उसको उन्होंने एक चेक करने के लिए रास्ता निकाला। उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है मुस्लिम पक्ष के लिए, वो था वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर के लिए भले ही अश्वनी जी कहें कि अब कर दिया, वो तो उस पर विरोध ही नहीं था। पुरानी प्रॉपर्टी पर विरोध था कि भाई ये सरकार कहीं हमारी पुरानी संपत्तियों को जैसे क्या जब्त ना कर ले। दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज किसी ने दिखाया देखा, हाँ, तो अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी या उसका कागज मांगा जाएगा? वक्फ की मानी जाएगी, है ना। ये तो पहले भी सरकार कह रही थी कि पुराने पर हमारा कोई ऐसा नहीं ना, ये कानून में तो यही था ना, सारा झगड़ा ही ये था। ये वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ा झगड़ा ये था कि सरकार कहीं पुरानी संपत्तियों के विवादों को ना खोल ले, आशंका ये थी। तो उस पर अब क्या क्या क्लैरिटी मिली? अब क्लैरिटी ये मिली कि जब तक का कानून बना है उससे पहले तक के जो भी है वो ठीक है, और उसमें यदि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का विवाद है उसका फैसला जब तक नहीं हो जाता तब तक उसको देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसमें ठीक है और बाकी सब बातें ठीक है। ये जो एक मसला था जो मुझे लगता है सरकार के लिए दुविधा वाला होगा, जो 5 इयर्स का जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का था, तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। उस पर भी सर उन्होंने मौका दिया है कि राज्य सरकार ने कानून बना लें इस पर। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब वो एक ऐसा इशू था जिस पर हुआ। बाकी डीएम वाला ठीक है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लोग रहें तो बेहतर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी दोनों चीज़ें कर दी कि भाई बेहतर रहे कि वही लोग रहें, लेकिन कोई और भी हो तो ठीक है। इसलिए मेरे को बैलेंसिंग एक्ट नहीं लग रहा, बल्कि ठीक लग रहा है कि और दोनों लोग खुश हों, इससे क्या बुरी बात है फैसले में, ये भी अच्छी बात है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले एक्ट पर रोक ना लगाना और कुछ प्रावधानों का रिव्यू करना, ये दोनों ही बातें ठीक है? दोनों बातें ठीक है, क्योंकि वो तो रिव्यू का तो अधिकार है ना सुप्रीम कोर्ट के पास। एक पॉइंट तो है ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जो जस का तस चल रहा है तो फिर संसद इसका मतलब कुछ भी चीजें ऐसे ही चली आ रही हैं तो उसको चेंज कर रहा है तो उसको रुक जाना चाहिए। नहीं, जुडिशियल रिव्यू का राइट है ना, जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन मैं वही उसी रिव्यू पर तो बात कर रहा हूं कि मान लीजिए जिस पे विवादित मसला है तो आप ये कह रहे हैं कि तब तक ये टाइटल सूट नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा, तो फिर ये भी तय करना चाहिए। जैसे अभी अब कानून आया तब जाके न्यायालय कह रहा है कि जल्दी से जल्दी जमानत दे दो, तो क्यों वो मामले टाइटल सूट? अच्छा एक सेकंड पहले यही बात कर लेते हैं। सर बताएं, ये जब एक्ट बना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर रोक लगाई, तब ये बहस हुई कि भाई पार्लियामेंट से पास हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लगा सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे कानून पर रोक नहीं लगा रहे और उस कुछ प्रावधानों पर हमने रिव्यू किया और उस पर हमने रोक लगाई है। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है?
नहीं, रिव्यू तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको माना ही जाता है, जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है, कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर सकता है। लेकिन वो बहुत, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है दुर्लभ मामलों में, ये नहीं हर कानून आप ले जाइए और रद्द कर दे। नहीं, तब जितने प्रोविजंस पर रोक लगाई है, हाँ, उसके भी कोई, उसके पीछे की कोई निश्चित रूप व्याख्या से देनी पड़ेगी ना कि हम क्यों कर रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है वो कानून के तहत ही करता है। ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है अपने मन से जज साहब के मूड में आया है वो कोई फैसला कर दे। तो वो उन्होंने फैसला जो किया है वो संविधान के प्रावधानों के तहत, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर वाला इशू उठाया कि भाई इससे वो होगा। दूसरा जो मुस्लिम वाला है कि 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, वो माइनॉरिटी राइट्स का मसला है जिसको ओवैसी ने उठाया था, भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर है तो उसमें क्यों, डीएम के राइट्स पर उन्होंने कहा ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। तो उन्होंने वो एक चीज कोट की है जो संविधान के प्रावधान है। और रही बात ये कि बैलेंसिंग एक्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही ये है कि उसके फैसले से देश में अमन और चैन बना रहे और एक संतुलन स्थापित हो। उदाहरण के लिए राम मंदिर का फैसला था, और राम मंदिर के फैसले में उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, साथ में 5 एकड़ जमीन भी दे दी मस्जिद बनाने के लिए। तो आप उसको क्या कहेंगे, बैलेंसिंग एक्ट कहेंगे, या कहेंगे भाई ठीक है चूंकि आप उनसे राइट्स ले रहे हैं तो उनको दे दी। तो ये काम भी संस्थाएं करती हैं एक गार्जियन के तौर पर, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर समाज। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार की बात भी रह गई, कानून रद्द नहीं हुआ, कानून है। और जो पक्ष जिन प्रावधानों पर ऐतराज था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था। इसके बाद ये दोनों पक्ष फिर चैलेंज कर सकते हैं इसको, हाँ रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा जाएंगे। चैलेंज तो किसी को भी एक बार सर, एक सेकंड, मैं इस पर जरा सरकार का पक्ष सुनवा देता हूं आपको। किरण रिजिजू वो क्या कह रहे हैं? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के कहा कि संसद में जिन बातों पर हमने चर्चा की थी उन सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। तो वो भी इसको अपने पक्ष में बता रहे हैं। सॉरी, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है। और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया। और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है। देखिए वही बात जो यहां हो रही थी, किरण रिजिजू क्योंकि इनके मंत्रालय का ये बिल था, उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर मोहर है जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कि आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते, कानून बनाने का अख्तियार हमें। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है। उन्होंने भी कहा कि क्लॉजेस पर, अलग अलग बिंदुओं पर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और उसमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम देख लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारी जीत है। देखिए केंद्र सरकार ने एक वक्फ कानून का एक शेर बनाया था, अब उस शेर के सुप्रीम कोर्ट ने दांत भी निकाल दिए और नाखून भी निकाल दिए, तोड़ दिए, और शेर रहने दिया है। तो अब ऐसा शेर किस काम का कि जिसके आपने दांत भी निकाल लिए और नाखून भी ले लिए। तो मुझे लग रहा है कि सीधे सीधे केंद्र सरकार को झटका है। किरण रिजिजू जरूर इस बात को अपनी झेप मिटा रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं, कि जो हमने कानून पास किया है, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा झटका केंद्र सरकार को लगा है। आप बड़े हार्श शब्द बोल रहे हैं, आप क्यों ऐसा आपको लगता है? नहीं भाई, जो सरकार चाहती थी वो सारा सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। 5 साल का प्रैक्टिशनर का तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी, जो केंद्र सरकार ने कहा था कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रहेगी, जब तक उसके ऊपर फैसला हो नहीं जाता है प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी रोक लगा दी कि आप 3 से ज्यादा स्टेट में और 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर्स आप नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आप इसका जो हेड बनेगा वो आपको मुसलमान रखना पड़ेगा। तो कहां केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात, वक्फ बाय यूजर पर सरकार की बात मान ली ना कि अब देश में वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। नहीं ठीक है ना, वो एक बात मान ली, लेकिन बाकी सरकार की जो कोशिश थी वो सब जगह सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पे सरकार के बांध दिए। मुझे लग रहा है कि सरकार की एक बहुत बड़ी, पर जिस पर्पस से सुप्रीम सरकार ये बिल लेकर आई थी कि जो पुरानी जो प्रॉपर्टी जो कब्जा कर लिया जाता है किसानों की जमीनों पर, वक्त बता दिया जाता है और फिर वो आदमी जिंदगी भर लड़ते रहता है, वो प्रूव नहीं कर पाता,
मुझे लग रहा है वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। यह एक बड़ा फैसला है। कुछ चैलेंज करना चाहिए इसको आपके साथ? सरकार इस पर विचार करेगी। अब सरकार के जो लीगल एक्सपर्ट है वो सरकार को बताएंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। सरकार जाएगी और मुझे लगता है निश्चित रूप से सरकार इसके ऊपर जाएगी, क्योंकि ये जो कानून अब सरकार लेकर आई थी उसको लगभग आधा तो सुप्रीम कोर्ट ने मार ही दिया है। तो इस अधमरे कानून को लेकर वैसे बात बताऊं, जब ये बिल आया था ना उस वक्त भी हम लोग लीगल एक्सपर्ट से कई लोगों से बात करते थे जो कि एक बड़े कठोर कानून के पक्ष में थे। वो तो इस बिल से भी खुश नहीं थे, इसको भी ढीला बता रहे थे। वो कह रहे थे इस बिल में है ही नहीं। बहुत अच्छा बिल केंद्र सरकार लेकर आई थी, बिल है। राष्ट्रपति के इस पर मोहर लग गई थी, कानून बन चुका था, एक बहुत अच्छा बिल लेकर आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों, किस कारण से इसके अंदर एक बार आपकी बात पर मैं जरा जवाब ले लूं। समीर जी बड़ा साफ कह रहे हैं सरकार का बिल जो था ये दंतविहीन है बिल। अब ये नहीं, सुप्रीम देखिए कोर्ट के सबसे बड़ी चीज क्या थी? सबसे बड़ी चीज ये थी कि संपत्तियों पर गैर कानूनी कब्जे हैं, उसको ठीक करना था। अगर आप वो जो बार बार बोल रहे थे 9 लाख एकड़ 9 लाख एकड़, यही बोलते थे ना, अब अगर आप उसी को ठीक कर नहीं पाएंगे तो ठीक कर रहे हैं। समीर जी की इस मामले में बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्रैक्टिशनर क्यों कहा था 5 साल का होना चाहिए? जब मतांतरण होता है, जब कोई हिंदू से मुसलमान बनता है, इन्फ्लुएंस में आता है, 5 साल आप उसको रहने दीजिए, तब वो तय करे। पता चला कोई एक घर का बच्चा मतांतरित हो गया, घर की सारी जमीन वक्फ कर दिया, ये तो कानून के तौर पर गलत है ना, ये किसी के भी अधिकार के तौर पर गलत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बैलेंसिंग डिसीजन जैसा ज्यादा लगता है कि ठीक है हमने हटाया नहीं, लेकिन ये दे दिया तो दोनों तरफ लोग खुश रहे हैं। सर अब आपको क्या लग रहा है, अब ये जो अब जिस रूप में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून बचा है, ये इस रूप में ही लागू होगा या अभी और अदालती काम हो सकता है अदालती चले, लेकिन मैं समझता हूँ एक बड़े लेवल पर ये इसको मान लिया गया है। सरकार भी संतुष्ट है और वो भी संतुष्ट है कि दोनों बातें हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पिछली वाली जिसके लिए आप कह रहे हैं कि क्या कोई कानून ऐसा बनाया जैसे कि जो पहले हो गया उसको खत्म करने के लिए? कानून हमेशा भविष्य के लिए बनाए जाते हैं कि आगे क्या होगा, कभी भी पीछे क्या हो गया उसको लेकर कानून नहीं बनाया जाए। ऐसा होगा तो फिर तो पूरी व्यवस्था ही हमारी बिगड़ जाएगी ना। वो ग्रे एरिया है और अभी जब तक वो पूरा बिल नहीं पढ़ लेंगे और वो पूरे बिल पर क्या फैसला, इतना कहा है कोर्ट ने, एक लाइन और पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसको डिफाइन किया है। वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले भी 1995 से 2013 तक लागू थी, अब वो व्यवस्था दोबारा लागू की गई है। मतलब नई प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी ही पड़ेगी। ये सरकार की बात है। ठीक है, सरकार नहीं, तो इसमें यूजर का जो मसला है ना, उसमें आशंका जो ये थी, क्योंकि कई संपत्तियां ऐसी हैं पुराने समय की कि हिंदू राजाओं ने अपनी मुस्लिम प्रजा के हिसाब से जमीनें वक्फ की कि भाई मस्जिद बना लो, यहाँ मदरसा बना लो। अब वो तो प्रैक्टिशनर मुस्लिम थे नहीं, तो वो उस दायरे में आ जाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई नया बखेड़ा न खड़ा हो कि आगे से वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान है उसको आप उन्होंने माना और उसको स्टे नहीं किया। वो भी बड़ा फैसला क्योंकि वो एक नया विवाद पैदा होता ना। आपको लग रहा है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के इन चेंजेस से संतुष्ट होगी, मान लेगी? अब ये तो सरकार मानेगी नहीं मानेगी मैं कह नहीं सकता। हालांकि किरण रिजिजू जी के हिसाब से तो प्रसन्न है, तो कह रहा सरकार इसलिए आई कि जो पुराना जो कब्जा करके रखा हुआ है लंबे समय से, जो केंद्र सरकार की देखरेख में वक्फ बोर्ड ने जो जमीनों पे कब्जा करा था किसानों की, और 9 लाख एकड़ जमीन इकट्ठी कर ली थी इसमें, तो उसमें मैक्सिमम जमीन तो कब्जा किया हुआ था। तो सरकार लेकर इसलिए आई थी कि जो पुरानी जमीन चल रहा है, सरकार अभी तक जो लग रहा है सरकार ने ट्राइब्यूनल की सुप्रीमेसी मान ली है कि जो प्रोसीजर है विवाद को निपटाने का, वो भी बड़ी बात, वो ट्राइब्यूनल का है, वो तो पहले वो जिलाधिकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि विवाद निपटाए नहीं जाएंगे, दावे अब भी होंगे, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था थी कि ट्राइब्यूनल में जाओ, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ठीक है। वो गलत है। कलेक्टर को अधिकार दिया था ना, डीएम इंचार्ज होता है ना, डीएम तय करेगा ये जमीन सरकार की है, जमीन किसकी है। आपने डीएम से अधिकार विड्रॉ कर लिया, मतलब सीधा ये है कि आपने सरकार के सारे अधिकारों में से बड़े अधिकार आपने सरकार के निकाल दिए। तमिलनाडु के 1500 साल पुराने जो मंदिर वाला मसला है, इस्लाम के पहले वाला, जिसको वक्फ की संपत्ति बना दिया गया, अब उसको कैसे फिर देखेंगे? आइए बात करते हैं भारत पाकिस्तान के एशिया कप के मुकाबले की, जो कल दुबई में खेला गया और भारत ने 7 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। विवाद बहुत था, मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी ऑप सिंदूर हुआ, उससे पहले पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, क्या क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या क्रिकेट राष्ट्रवाद से ऊपर हो गया है, सारी विवाद थे, लेकिन मैच हुआ। अब मैच में जो हुआ, भारत जीता, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन टीम इंडिया ने जो संदेश पाकिस्तान को दिया उस पर आज हम बात करेंगे आपसे। पाकिस्तान में कल देर शाम से ही मातम पसरा हुआ है, सड़कों पर सन्नाटा, क्योंकि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को पीट दिया। T20 में पिछले 14 मुकाबलों में 11 में भारत जीता है। दुबई में हुए एशिया कप के ग्रुप स्टेज मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से वाकई रौंद डाला। भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान में मातम पसर गया। टीम इंडिया ने इस जीत से ये मैच जीतकर पहलगाम हमले के आतंकवादी हमले में जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी।
भारतीय सेना को श्रद्धा को अब समर्पित की ये जीत और कहा कि हम डेडिकेट करते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की ब्रेवरी को, उनकी बहादुरी को। और ये भी कहा कि हम भविष्य में और ऐसे मौके चाहेंगे जब हम अपनी सेनाओं को, सुरक्षा बलों को खुशी के पल दे सकें। तो फौज को समर्पित कर दिया भारत के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने ये मैच। ये सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि इस किस्म की मैसेजिंग एक स्पोर्टिंग इवेंट में, खासकर क्रिकेट में जिसको इतने करोड़ों दर्शक देख रहे होते हैं, भारतीय टीम नहीं करती है। ये पाकिस्तान करता आया है। पाकिस्तान के इमरान खान ने जब वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तो उन्होंने चंदा मांग लिया था अपने देश में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो वो लोग तो व्यक्तिगत रूप में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई इतने लोग देख रहे हैं, इसका मौके का इस्तेमाल करो। भारत कभी ये नहीं किया, क्रिकेट को क्रिकेट ही रखा। लेकिन इस बार ये क्रिकेट से बड़ा बन गया। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच से पहले जैसे मुकाबले का बहिष्कार करने की बात हो रही थी, भारतीय टीम ने अपने तरीके से उसका जवाब दिया है। मैच खत्म होने के बाद और पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब टॉस होता है तो दोनों टीमों के कप्तान होते हैं वहां पर शायद मैच रेफरी होते हैं या जो प्रेजेंटर होता है वो होता है। तो सिक्का उछाला गया। सिक्का उछालने के बाद जो फैसला होता है उसके बाद दोनों कप्तान जो है वो हैंडशेक करते हैं। वो कल नहीं हुआ। मैं इस खबर पर बात करूंगा, लेकिन अभी देखिए एक हंगामे की खबर आ रही है। पटना में पुलिस भर्ती को लेकर प्रदर्शन में सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और प्रदर्शनकारियों को रोका हुआ था। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो फिर इन पर लाठी चल गई। ये सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस भर्ती को लेकर ये प्रोटेस्ट है। सब आपको इसमें नौजवान लड़के ही दिखाई देंगे, हाथों में तिरंगा लिए हुए सीएम आवास की तरफ जाना चाहते थे। बैरिकेड लगाकर इनको रोका पुलिस ने जब, लेकिन ये थोड़ा इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की होगी तो फिर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी किया। ये पटना से खबर आ रही है सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश पर। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी पटना से। पूरा मामला क्या है नीतीश? देखिए, छात्र दारोगा बहाली की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 2 साल से बहाली नहीं निकली है, करीब 2000 पदों पर बहाली निकलनी है। और इनको इस बात की आशंका है कि चूंकि चुनाव की घोषणा होने वाली है और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में इनकी बहाली जो है वो जाहिर है रुक जाएगी, चुनाव के बाद होगी। तो ये चाह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा होने के पहले इनकी बहाली से जुड़ा जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए। और इसके अलावा बिहार पुलिस की परीक्षा में पारदर्शिता की मांग भी ये कर रहे हैं कि आंसर की जारी होना चाहिए और तमाम जो दूसरे प्रावधान दूसरी परीक्षाओं में होते हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। और छात्र जो है यहाँ देखिए हाथों में बैनर पोस्टर के साथ डाकबंगला चौराहा पहुंच गए थे। आमतौर पर डाकबंगला चौराहे से आगे पुलिस छात्रों के किसी प्रदर्शन को या किसी भी प्रदर्शन को आगे जाने नहीं देती है, लेकिन एक दूसरी सड़क से डाकबंगला चौराहे के पास से ही छात्रों का जो ग्रुप है वो आगे की तरफ बढ़ गया, कोतवाली थाने की तरफ बढ़ गया और वहां पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया है और इन छात्रों को पीछे किया। यहाँ देखिए छात्र लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और पोस्टर बैनर पर लिखा है बिहार दारोगा की वैकेंसी चुनाव से पहले देनी होगी। तो चुनाव से पहले हो जाए नोटिफिकेशन, ये सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि इनको लग रहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद इनके लिए मुश्किल होगा। ये बताइए क्या मांग है? हमारी बस यही मांग है कि दारोगा का वैकेंसी जितना जल्द हो सके उतना जल्द निकाला जाए। 2 साल से अभी तक वैकेंसी नहीं है, जल्द से जल्द आना चाहिए 1817 पोस्ट के लिए। देखिए पुलिस जो है इन लोगों को पीछे कर रही है। यहाँ पर देखिए पुलिस इन लोगों को छात्रों को पीछे जाने कर रही है, यानी डाकबंगला चौराहे की तरफ जाने कर रही है। क्योंकि डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, पूरी तैयारी कर रखी थी, वाटर कैनन था। लेकिन इसी बीच छात्रों का जो एक ग्रुप है चौराहे की दूसरी सड़क से आगे की तरफ बढ़ गया। पुलिस वहां एक तरह से चकमा खा गई, क्योंकि वहां पर एक डेलीगेशन जो है वो छात्रों का जाने की तैयारी कर रहा था, पुलिस से बातचीत होने वाली थी। यहाँ कई छात्रों को चोट लग जा रही है, घायल भी हो जा रहे हैं छात्र। यहाँ एक छात्र सड़क पर गिर गया, कंधे पर चोट लग गई है और इसी बात से छात्र जो है काफी नाराज भी हो जा रहे हैं, हंगामा भी हो रहा है। खुद पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन छात्र यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। कई जो कोचिंग संस्थान दारोगा की तैयारी कराते हैं उनसे जुड़े शिक्षक भी इस आंदोलन में हैं और वो अपने नेतृत्व में इस पूरे प्रदर्शन को आगे ले जा रहे हैं। डाकबंगला चौराहे से जब आगे छात्रों का ग्रुप बढ़ा है तो ऐसे में पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ना
मुश्किल है फिर छात्रों को रोकना। यहाँ से फिर छात्र आगे मुख्यमंत्री आवास तक न चले जाएं, इस बात का डर है। डाकबंगला चौराहा एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, बावजूद यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर कुछ देर तक प्रदर्शन होता रहा है, लेकिन अभी के हालात में जो ये छात्र हैं आगे की तरफ बढ़ गए और पुलिस अब इनको पीछे धकेल रही है। आप देखिए लगातार छात्र जो हैं पीछे की तरफ पुलिस उनको ले जाना चाह रही है। पुलिस की कोशिश है कि वो यहाँ से करीब 100 मीटर और आगे डाकबंगला चौराहा है वहां तक उनको ले जाए, और वहां पर चूंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, जो वाटर कैनन है वहां लगा रखा है, लेकिन छात्रों के साथ पुलिस की जो झड़प है, धक्का मुक्की है, वो काफी देर से चल रही है। कोतवाली थाने के पास पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और वहां से किसी तरह छात्र जब वापस आए और अब यहाँ से पुलिस इनको धक्के देकर पीछे ले जाना चाह रही है। तो चुनाव के ठीक पहले इस तरह के कई प्रदर्शन बिहार में हो रहे हैं, चूंकि चुनाव है, करीब है, और ऐसे में हर तबका, हर वर्ग, हर परीक्षा से जुड़े हुए छात्र सभी ये चाह रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले सरकार से अपनी मांगे मनवा ली जाए, और इसलिए ये तमाम छात्र जो है अलग अलग जगहों से आए हुए, और छात्राओं की संख्या भी इसमें काफी अधिक है, और ये छात्राएं यहाँ पर प्रदर्शन में आगे आगे नजर आ रही हैं। क्या हुआ आप लोगों के साथ? रुके हुए थे, इंसानियत पूर्वक रुके हुए थे, फिर भी लड़की लोग पे लाठीचार्ज किए हैं। लड़की लोग गुस्सा से मारा गया है, देखिए अपना आंखों से लड़कियों को लाठी से मारा गया है, मारा जा रहा है। हम लोग को दंगा नहीं चाहिए, हम लोग को वैकेंसी चाहिए। बिहार बंद करवा दिए मोदी जी। यहाँ पर छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं, और डिग्री ली मेहनत से, नौकरी दो इज्जत से। छात्रों का ये सवाल सरकार से कि आखिर नौकरी कब मिलेगी, और सिर्फ दारोगा ही नहीं बल्कि दूसरी मांगे भी जो हैं वो लिखी हुई हैं। बिहार पुलिस में आंसर की कट ऑफ बुकलेट कार्बन कॉपी जारी किया जाए, और इसके अलावा अपना कैलेंडर जारी करें। बिहार दारोगा सिपाही भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए। तो कई मांगे हैं छात्रों की, लेकिन मोटे तौर पर सबसे बड़ी मांग ये कि आखिर दारोगा की बहाली की जो वैकेंसी है वो कब निकलेगी। यदि चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो जाहिर है ऐसे में चुनाव की घोषणा होने की वजह से उनकी बहाली जो है तत्काल रुक जाएगी, और इसलिए छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश, अभी आपने जितने लोगों से बात की, मामला तो समझ में आया कि ये लोग चाहते हैं कि भर्ती पहले निकाल दी जाए चुनाव की घोषणा होने से पहले, लेकिन अभी कुछ आप लड़के बात कह रहे थे, लड़कियां भी कह रही थी कि हम पर लाठियां चलाई, तो ये सब कहां हुआ और क्यों ये नौबत आई? देखिए, सबसे पहले गांधी मैदान के पास पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, उसके बाद छात्र वहां से आगे बढ़ गए, डाकबंगला चौराहे के पास आ गए, वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, लेकिन छात्र जो है चूंकि संख्या उनकी अधिक थी, पुलिस बल कम था, और इस वजह से चौराहे के एक दूसरे हिस्से से छात्र आगे की तरफ बढ़ गए, और यहाँ मेरे ठीक पीछे कोतवाली थाना है, वहाँ छात्र दौड़ते हुए पहुँच गए। पुलिस पीछे पीछे आई लेकिन उनको रोक नहीं सकी, और कोतवाली थाने के पास किसी तरह पुलिस ने वहाँ जब उनको रोका, उसी समय छात्रों पर पुलिस ने लाठियां चलाई, और चूंकि लड़कियां भी आगे आगे थी, ऐसे में कुछ लड़कियों को भी चोटें आई हैं। ये बताइए, आप लोग आगे आगे थी प्रदर्शन में, क्या हुआ? अचानक लाठीचार्ज कैसे हुआ? लाठीचार्ज इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोग आंदोलन कर रहे थे बिहार पुलिस का और दरोगा का, क्योंकि सर मतलब इसी समर्थन में सर बोले क्या कि बच्चे इन लोग को कि ये सब में इतना वैकेंसी आया, कम आया, नहीं आया, कितना आया, नहीं आया, इस वजह से सर को उस गली से लेके चला गया है प्रशासन, इन लोग चले गए हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस बच्चों को चोटें भी आई? नहीं, कुछ 2-3 बच्चे को आगे में जो सर को लेके आ रहे थे तो उन लोग बच्चे को चोटें आई, और जो लड़कियां इन लोग थी, तो हम लोग तो लड़कियां इन लोग है, हम लोग लड़कियां इन लोग है, तो मतलब 2-3 लड़की जो थी ना, आगे में लड़की के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। सरकार अगर हमारी बातों को शांतिपूर्वक नहीं सुनेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन सरकार को। लाठीचार्ज तो हो रही है। देखिए सरकार में सबको मारा गया, हाथ में देखिएगा वहाँ पे चोट लगा, खून गिरता, गाली पड़ा था, बिहार बंद हो गया। सरकार के लिए भी लाठी है, फिर भी वो फटा से मार रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार के लिए भी लाठी है, फिर भी फटा से मार रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग कुछ शिक्षक भी इसमें हैं। कौन से सर की बात कर रहे हैं? रोशन सर इसके मेन अथी हैं। रोशन सर के द्वारा इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। जो दारोगा बहाली की परीक्षा की तैयारी करा, हाँ, रोशन सर दरोगा गुरु, रोशन सर सहयोगी है, हम लोग के सहयोगी है, स्टूडेंट लीड कर रहा है, रोशन सर लोग सहयोगी है। ऐसे करने
करने से क्या होता है? कुछ होता है? उन लोग को होना चाहिए, हम लोग लड़की हैं, देखना चाहिए कि ऐसे जो छात्र काफी नाराज हैं क्योंकि जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है जी, छात्रों की नाराजगी काफी अधिक है और इनका कहना है कि हम अपनी सिर्फ मांग रख रहे हैं शांतिपूर्वक। यहाँ देखिए सड़क पर छात्र बैठे हैं। नीतीश जी, दोनों बातों से इनकी नाराजगी है कि प्रदर्शन हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा, फिर लाठीचार्ज, और ये इनकी बातों से एक बात ये भी साफ हुई कि ये जो कोचिंग करने वाले चलाने वाले लोग होते हैं वो भी कई बार इन प्रदर्शनों को जो है ड्राइव करते हैं। जैसा अब ये बता ही रहे थे कि कोई सर हैं, उन्होंने ये कहा कि तुमको अपनी मांग को लेकर सड़क पर जाना चाहिए। नीतीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। इस पर त्रिपाठी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं बढ़ता हूं। जरूरी बात मैंने सोचा, क्योंकि जब भी छात्रों का प्रदर्शन होता है, मैं खुद छात्र राजनीति की तरफ से इधर आया हूं, तो बड़ा एक सहानुभूति हो जाती है। पुलिस लाठी लेकर खड़ी हो गई तब तो पुलिस को लगता है कि ये पुलिस को तो एकदम से उठा के फेंक देना चाहिए समुद्र में, लेकिन मैंने सोचा कि इतनी देर में देख लूं कि क्या है। ये कह रहे हैं कि दरोगा की वैकेंसी निकाल दीजिए। अरे भाई, अब जब सरकार का आखिरी समय है, आचार संहिता लगने वाली है, तो वैकेंसी निकाल कैसे सकते हैं? और निकाल भी अगर देंगे तो उतने दिनों में क्या प्रक्रिया पूरी हो सकती है? तो जो आपने अभी कहा उसमें सुनकर कि कोचिंग संस्थानों का दबाव है, ये 100% मोटिवेटेड है। और चूंकि उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो अच्छे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, कोचिंग में तैयारी करने जाते हैं तो उनको बुरा लग रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे उस क्रिकेट मैच की जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। क्रिकेट के अलावा उसमें जो हुआ उसके लिए भी भारत मैच तो जीत गया, लेकिन टॉस के वक्त दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तान की टीम की तरफ से बताया गया कि हमें, यानी पाकिस्तान के कप्तान को, मैच रेफरी ने पहले यह कह दिया था कि हैंडशेक नहीं होगा। ये हो सकता है मतलब भारत की तरफ से कह दिया होगा पहले कि भाई हमारा कप्तान हाथ नहीं मिलाएगा पाकिस्तान के कप्तान से, तो उन्होंने ये पाकिस्तान की टीम ने ये बताया। फिर जब मैच खत्म हो गया तब भी दोनों टीमें हाथ मिलाती हैं। 2 बैट्समैन जो भारत के उस वक्त क्रीज पर थे, उसमें खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी थे। मैच छक्का मारकर उन्होंने मैच जीता। हर बार ये होता है कि जाते जाते वो सारे बाकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हैं। फिर ड्रेसिंग रूम में जो इंडियन प्लेयर्स बैठे होते हैं वो भी नीचे उतर आते हैं और ग्राउंड पर जैसे यहाँ पाकिस्तान की टीम थी, दोनों टीमें लाइन लगा के आती हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। ये प्रथा है हर मैच में, हर मुकाबले में, हमेशा से। कल इसमें से कुछ नहीं हुआ। सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा और वो और उनके साथी बैट्समैन दौड़ते हुए पवेलियन चले गए। पाकिस्तान की टीम हक्का बक्का रहेगी कि उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया। वो काफी देर तक ग्राउंड पर रुके रहे। फिर उसके बाद कुछ ऐसा भी खबरों में छपा कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, भारत की तरफ, कि शायद वहां से कोई आएगा। भारत के प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम बंद कर दिया, बंद, हमें आपकी तरफ आना ही नहीं, अब कोई प्लेयर बाहर ही नहीं आया। फिर उसके बाद हुई मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी जिसमें अवार्ड दिया जाता है मैन ऑफ द मैच वगैरह का। उसमें भारत के कप्तान पहले गए, सूर्य कुमार यादव, और संजय मांजरेकर भारत के ही टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो होस्ट थे चैनल के। उनकी बात हुई और उसमें सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये हम पहलगाम के विक्टिम्स को और हमारी सेनाओं को डेडिकेट करते हैं आज की जीत। इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने उस सेरेमनी का बॉयकॉट कर दिया। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आफ्टर मैच सेरेमनी के अंदर आया ही नहीं। फिर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव से सीधे यह पूछा गया कि आपने जो किया, क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है, खेल भावना के खिलाफ है? उन्होंने कहा हमें एक मैसेज देना था और हमें लगता है हमने बिल्कुल ठीक किया। तो यही हमारा आज का विषय है, क्या भारतीय टीम ने ठीक किया कल पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर? मैं इस पर आपको एक पाकिस्तान के बड़े प्लेयर का रिएक्शन भी अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। सर बताएं पहले। खिलाड़ी ने तो वही किया जो बीसीसीआई ने निर्देश दिया होगा उनको। सही बात है, क्योंकि फैसला ये तय हुआ होगा पहले, बिल्कुल तय हुआ होगा। खिलाड़ी अपने मन से थोड़ी काम करते हैं, और खिलाड़ियों ने कुछ जब कहा गया होगा कि नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है, तो उन्होंने वो किया जो निर्देश था। खेलने का भी निर्देश बीसीसीआई का ही था। भाई मैच खिलाड़ी अगर बीसीसीआई कहता हम नहीं खेलेंगे तो खिलाड़ी जबरदस्ती थोड़ी खेलते। तो जो भी खिलाड़ियों ने किया बीसीसीआई के निर्देश पर किया, और मुझे लगता है कि या तो मैच ही नहीं खेलना चाहिए था। ये तो गुड़ खाए गुलगुला से परहेज वाली बात हो गई। ये वैसे ही हो गया कि जैसे जबरदस्ती जब शादी होती है ना, लव मैरिज, माँ बाप राजी नहीं है दोनों तरफ के, और शादी जबरदस्ती पंडित जी ने करवा दी, तो पता लगा कि लड़के का पिता और लड़की के पिता मिलेंगे नहीं, आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो उसी तरह का माहौल था कि बिल्कुल आप जो है, या तो मैं जो पहले मांग कर रहे थे, हमारे देश में एक बड़ा तबका मांग कर रहा था, विपक्ष भी कर रहा था कि मैच मत खेलिए। हाँ। तो तब तो ये कहा गया टीम को खिलाड़ी की तरह ही रहना चाहिए। हाँ, तब तो तर्क ये दिया गया कि सब बाइलेटरल है और खेल है और खेल उससे ऊपर है। हाँ। और इससे जो है हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट हैं, तो खिलाड़ियों तो फिर पूरी परंपरा का पालन करिए। अगर आप मैच खेलने गए तो जो प्लेयर्स को नहीं करना चाहिए था। ये प्लेयर बीसीसीआई पे कह रहा हूँ, प्लेयर तो वही करेंगे बीसीसीआई कहेगा, प्लेयर उसको थोड़ी वायलेट कर लेंगे। बीसीसीआई ने ये करवाया तो ये ठीक नहीं करवाया। हाँ, ये तो मैच नहीं खेलना था। देखिए, मैं तो भारत पाकिस्तान के मैच के समर्थन में नहीं था। मैंने तो विरोध किया था कि मैच नहीं होना चाहिए। और जब मैं मैच के समर्थन में नहीं था तो मैं समर्थन में कैसे आऊंगा कि भाई मैच के बाद हाथ मिलाना चाहिए? अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। भाई वो निदा फाजली ने कहा होगा, लेकिन आज तो ये कि अगर दिल भी नहीं मिलता है तो हाथ भी नहीं मिलेंगे। मैच खेलना हमारी एक एशिया कप में मजबूरी थी।
हाथ मिलाना थोड़ी मजबूरी थी। ठीक है, मैच खेल के हमारे 2 पॉइंट नहीं चले जाए इसलिए हम लड़े, एशिया कप जीत कर लाना इसलिए हम खेले, टूर्नामेंट की मजबूरी थी। लेकिन टूर्नामेंट खेलने के बाद, मैच के बाद हाथ मिलाए, ये कोई जरूरी तो नहीं था। जरूरी नहीं था तो हमने नहीं मिलाया। हमने बताया कि भाई ये मैच की कंपल्शन था आपके साथ खेलना, इसलिए हम खेले और खेलकर आपको हमने जमीन सूंघा दिया, आपको हरा दिया। कैप्टन ने, सूर्य कुमार यादव ने ये भी बोला, कुछ चीजें या कुछ मैच या क्रिकेट ये सब कुछ चीजें इन सबसे ऊपर होती हैं। निश्चित रूप से, और वो भारतीय टीम ने कल बताया, खेलना उनकी मजबूरी थी, वो देश के लिए खेले और देश के लिए खेलते वो उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल धूल चटा दी, पूरी तरीके से हराया। देश की सेना के लिए उन्हें ये मैच समर्पित किया और जब ये भी बता दिया कि भाई हाथ नहीं मिला रहे तो हम हाथ क्यों नहीं मिला रहे हो, क्योंकि आप उसी देश से आ रहे हो कि जिस देश ने हमारे ऊपर एक आतंकी हमला किया था और आप ही के खिलाड़ी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे, तो हम कैसे आपके साथ। एक बात तो क्लियर है कि बीसीसीआई लगातार घिरा हुआ था, जितनी आलोचना हो रही थी कि मैच से क्यों नहीं हट रहा भारत, तो उसके बाद हो सकता है उनको लगा होगा भाई हमें भी कुछ अब एक मैसेज तो देना है, उसके बाद ये तय हुआ हो कि हम ऐसा करेंगे, ये मैच निकलाएंगे। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं अगर भारत मैच हार गया होता तो क्या स्टेटमेंट देते कप्तान, या उसके बाद भी हाथ ना मिलाते, या तब क्या डेडिकेट करते? ये फेस सेविंग एक्सरसाइज है बीसीसीआई क्यों, सरकार को क्यों नहीं बोलते आप? सरकार चलाती है बीसीसीआई, और यदि बीसीसीआई को कह रहे तो बीसीसीआई सरकार की बात नहीं मानती, ऐसा हम समझ रहे हैं? आप ऐसा कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। बीसीसीआई सरकार की बात तो मानती होगी ना जी। तो चले बीसीसीआई पर जाते हैं, तो बीसीसीआई की ये फेस सेविंग एक्सरसाइज है। जब पूरे देश में उनको लग गया कि भाई ये माहौल बन गया कि उनके खिलाफ है, और खिलाड़ियों को भी लग गया होगा कि ये सारा माहौल हो रहा, तो आपने ये फेस सेविंग के लिए किया कि आप खेल तो लिए, अब ठीक है हाथ नहीं मिलाते, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और ये सवाल महत्वपूर्ण है कि आपने यदि ये समर्पित कर दिया, यदि हार जाते तो क्या करते, किस चीज को तो मौका नहीं मिलता समर्पित करने का, तो लेकिन हाथ तो शायद तब भी ना मिलाते। ये तो पता नहीं ना क्या होता, लेकिन हाथ मिलाना नहीं मिलाना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे हिसाब से फैसला ये करना था कि आपको खेलना है कि नहीं खेलना। बाकी एक बार हो गया, देखिए वो तो कल तक की हमारी बात हो गई, फिर उसमें कोई बात, उसके बाद कुछ नहीं करना, इसका कोई नहीं, ये किया तो भी मेरे लिए कोई मायने नहीं है, कर दिया तो भी। और इसमें ये कहना कि आप स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट पर यदि आप बात करो, आपने कहा कि सूर्य कुमार ने कहा कि क्रिकेट ऊपर है सब चीजें, कुछ चीजें क्रिकेट से ऊपर है, तो कुछ चीजें क्रिकेट से ऊपर है, तो ये तो उस समय सोचना चाहिए था जब मैच खेल रहे थे। वो उनके हाथ में नहीं है, तो फिर इसमें फिर बहस ही क्या करनी है ना, इसमें बहस नहीं है। मेरी बहस तो वहीं तक थी कि भाई ये खेल नहीं, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं सर, प्लेयर है, एज अ टीम को अगर कहा भी गया वो भी बात है, लेकिन क्या ये ठीक था, उचित था एक प्लेयर के नाते टीम ने जो टीम ने किया? नहीं, वो विनोद जी की बात से सहमत है, प्लेयर्स को आप मत डालिए उसमें, ये बीसीसीआई का फैसला है और बीसीसीआई के फैसले को उन्होंने किया, और बीसीसीआई का ये फैसला खिलाफ है, इस एक्शन के साथ है, खिलाफ है, इसके खिलाफ हूं मैं, क्योंकि यदि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर चलते हो तो फिर आपको वैसे के वैसे। त्रिपाठी जी बताइए, आप पीट दिया था, मैच जीत लिया था, हाथ मिला लेते तो क्या हो जाता? क्या? अब वैसे तो इतने नीच किस्म के लोग हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कहना नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा इस तरह की शब्दावली में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि भारत के खिलाफ किस किस तरह के विस्फोट किए, तो क्यों हमारी सरकार और बीसीसीआई खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेज देती है? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाया, बहुत बड़ा काम हो गया। अच्छा, जो फीस थी कितना दिया, कुछ खबर आई क्या? ये क्रिकेट मैच होता है ऊपर, भावनाएं ऊपर होती, सेना को आर्मी वेलफेयर फंड में इसका पूरा पैसा गया है क्या? एशिया कप से भारत की जो टीम है, बीसीसीआई जाते हैं 20,000 करोड़ की संस्था है, 20,000 करोड़, समझ लीजिए क्या क्या कर सकती है। क्या कुछ जगहों पर सेना के लिए कुछ कर दिया क्या? ये जो लोग मारे गए पहलगाम में, उनके लिए कुछ कर दिया गया? कोई ऐसा काम किया क्या? हाथ नहीं मिलाया, बड़ा काम कर दिया। मिलाना चाहिए था, आप कह रहे हैं मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, अगर आपको हाथ मिलाने लायक नहीं, मैं वही पूरा कर रहा हूं, मैच ही नहीं खेलना चाहिए था अगर आपको हाथ नहीं मिलाना था। लेकिन जब आपने जीत लिया और आपको लगता है यही तरीका, तो हाथ मिलाते हो, कहते देखो तुमको हरा दिया, पीट दिया तुमको, तब यह आनंद होता ना। अब क्या ये चल रहा है, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया, शाम को पता चला होगा कि एक ही जगह दुबई में एक ही क्लब में सारी टीम के खिलाड़ी डिस्को कर रहे होंगे, भांगड़ा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये तो मैं तमाशा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। 20 बार ऐसी खबरें आ चुकी है, और अभी तो भारत पाकिस्तान खिलाड़ी बातचीत नहीं करेंगे। इससे होगा क्या, अभी पाकिस्तान के साथ आपको और मैच खेलने हैं इसी टूर्नामेंट में, हो सकता है आगे जाकर के सेमीफाइनल फाइनल में मौका मिल जाए। तो अब अगले मैच में क्या माहौल होगा उसको आप सोचिए। तो मैं कह रहा हूं इसीलिए ये तो खेलिए मत, खेलिए तो जम के खेलिए, ठीक है, जीतिए। वैसे आज मैं सच बताऊं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। रात में हमारे मोहल्ले में तो लोगों ने पटाखा भी बजाया, मेरी नींद भी खराब की, डिस्टर्ब की, उनको भी कुछ दंड मिलना चाहिए। लेकिन सुबह अच्छा ही नहीं लगा, लेकिन आज मैं रियली हर चीज से सहमत हूं।
ब्रिटेन बट रहा है। लंदन में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। कभी इसी ब्रिटेन ने भारत को बांटने की खूब साजिशें की, बांटा भी। आज वही ब्रिटेन जैसे टूट रहा है, फूट रहा है। ये आपने कल तस्वीरों में भी देखा। लंदन के अंदर लाखों लोग जमा हुए कि अवैध शरणार्थियों को भारत अब यूके में घुसने ना दिया जाए, सबको बाहर निकाला जाए। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने भी इसी खबर के हवाले से ब्रिटेन पर करारा प्रहार भी किया और भारत को लेकर के एक बड़ी बात कह दी। ब्रिटेन के मौजूदा हालात पर मोहन भागवत ने तंज कसा और कहा कि भारत ने सबकी भविष्यवाणियां झूठी साबित कर दी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, बड़ा उनका फेमस वाक्य है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत आजाद होगा तो टिक नहीं पाएगा, टूट जाएगा, बट जाएगा, भारत आजादी के बाद नहीं चल पाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि उल्टा अब इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ गया है, भारत कभी नहीं बटेगा। और जो बट गया था, यह इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा जो बट गया था उसे भी हम मिला लेंगे। इसका मतलब क्या है? अखंड भारत की जो परिकल्पना है, क्या वो उसकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, ये सब जो है सब हिंदुस्तानी है और ये दोबारा कभी भारत हो सकता है? सब आपको बता दें कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ लंदन में गदर मचा हुआ है। कल सेंट्रल लंदन में 1.5 लाख लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे और उस वक्त वो मांग कर रहे थे कि सारे अवैध शरणार्थियों को बाहर भेजा जाए, हमारे बॉर्डर सील किए जाएं। ये हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए हम पर आघात किया जा रहा है और एक दिन जो है मूल निवासी जो है इंग्लैंड के वो कम हो जाएंगे और ये प्रवासी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खास तौर पर मुस्लिम देशों से, ये लोग हम पर कब्जा कर लेंगे। तो कल खूब हंगामा वहाँ हुआ, हजारों पुलिस वाले वहाँ पर लगाने पड़े थे। इसी बात को उठा करके मोहन भागवत ने ये बात कही है, सुनाता हूँ। सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे वो भी हम मिला लेंगे फिर से। क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। व्यक्ति भी है, तपस्वी महात्मा भी है, हमारी प्रकृति है, हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, हमारे पत्थर है, हमारे पेड़ है, हमारे पशु पक्षी है। अब जो संघ प्रमुख ने कहा कि हम बटेंगे नहीं और चर्चिल की भविष्यवाणी भी हमने गलत सिद्ध कर दी, इतना तो ठीक है और भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा हम आगे बढ़ेंगे, ये भी ठीक है। फिर कहा जो बट गया था उसको भी हम मिला लेंगे। अब जरा इस पर बात करनी चाहिए। त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं? वो एक दिन पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान हो जाएगा? देखिए, उसकी नियति तो यही है। मुझे लगता है मोहन जी जो कह रहे हैं इससे तो हर कोई इत्तेफाक रखेगा, उससे हर कोई सहमति जताएगा। उसके पीछे वजह बड़ी साफ है। दुनिया में कोई भी हिस्सा अगर देश की शक्ल लेता है, स्टेट की शक्ल लेता है, तो उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। पाकिस्तान की कोई बुनियाद नहीं। पाकिस्तान की एकमात्र बुनियाद ये थी, बहुत लोग कहते हैं मुस्लिम के आधार पर बट गया, मुसलमानों का देश एक चाहिए था। मुसलमानों को दुनिया में बहुत देश थे भाई। जिन्ना की और जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा की शिकार उसकी वजह से वो बन गया हो। अगर जिन्ना को लगता कि नहीं यहां हमारी ताकत रहेगी, और जिन्ना तो कांग्रेस का आदमी था ना, जिन्ना भी तो कांग्रेस ही था, लेकिन एक समय उसको लगा कि अरे उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, नेहरू जी की जो अपनी कोटरी है वो उनको धीरे धीरे किनारे कर रही है। फिर उसको लगा कि अलग अलग राज्यों में कुछ मिलेगा, वहां भी कांग्रेस उनको हिस्सा देना बंद कर दी। ये मैं गलत सही के तौर पर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतिहास के तथ्य रख रहा हूं। जिन्ना को लगा अब क्या करना चाहिए, तो जिन्ना ने दंगे करवा दिए। जिन्ना ने पंजाब में, जिन्ना ने जहां जहां मुसलमान थे वहां दंगे करा दिए। और नेहरू जी उस वक्त शायद और आयरन हैंड की जरूरत थी, कठोर निर्णय लेने की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया। गांधी जी दुखी थे बहुत। तो मुझे लगता है कि जिस मुल्क का कोई बुनियाद नहीं है, जब बुनियाद ही नहीं तो कितने दिन तक इमारत रहेगी? क्या ये संघ का लक्ष्य है कि एक दिन पाकिस्तान तक हमारी सीमाएं होंगी? पाकिस्तान के वो तो विष्णु पुराण का वो जो श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति, उसके अलावा कुछ है नहीं। संघ क्या तो मूल यही स्थापना में है भाई। संघ तो उसी नक्शे पे चलता है, वही कहता भी है। और अब तो हमारी संसद में वही वाला नक्शा लगा हुआ है, नई वाली संसद। क्या आज के समय में सीमाएं दोबारा से बनाई जा सकती हैं? सर देखिए, सीमाएं दोबारा से बनाना तो थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद अचानक हमको रुकना पड़ा और बात हो रही थी पीओके ले लेंगे। एक किसी ने तो ये भी कहा था कि मोदी जी की सरकार आ गई तो 6 महीने पीओके ले लेंगे जी। वो सब तो सामने ही है। लेकिन ये जरूर है, हमारे जो वैचारिक पुरखे थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, मेरे कम से कम, वो भारत पाक महासंघ की बात करते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक फेडरेशन हो, जैसे यूरोपियन यूनियन है,
तो भारत पाक महासंघ हो। और आज भी कई लोग इस विचार को लेकर के लगातार संवाद करते हैं, वो करते हैं। तो बांग्लादेश भी हो गया है, भारत पाक बांग्लादेश महासंघ हो, लेकिन वो भी अभी तो व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि सार्क देख लिया क्या हश हुआ, पाकिस्तान में सार्क भी नहीं चल पाया। और पाकिस्तान में जिस तरह की हुकूमत है, जिस तरह का निज़ाम है, और जिस तरह उसको अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का समर्थन है, खासकर अमेरिका का समर्थन है, चीन का समर्थन है, ऐसे में पाकिस्तान को मिला लेना, मुझे लगता है ये अभी फिलहाल तो दुस्वप्न ही है। उतना दूर क्यों दिवा स्वप्न ही है अभी ये। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान का जो राजा है आसिम मुनीर, उसने क्या भाषण दिया था? हिंदू और मुसलमान अलग अलग नेशंस हैं, वैसा कभी एक नहीं हो सकते। वैसा घटिया भाषण तो कभी पाकिस्तान के भी, लेकिन वो पाकिस्तान में रिसीव किया गया ना सर, पाकिस्तान ने उसको रिसीव किया, अच्छे से फील्ड मार्शल बना दिया उसको तो भाई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो ग्रंथि है, भारत विरोधी ग्रंथि, और जिसको वहां के हुक्मरानों ने, चाहे वो डेमोक्रेटिक सरकारें रही हो, चाहे वो सैनिक शासन रहा हो, उन्होंने कूट कूट करके भरा है। कई जगह समीर जी, कई कार्यक्रमों में हम देखते हैं अखंड भारत का नक्शा होता है। मेरे ख्याल से तो नई संसद में भी लगा हुआ है, अखंड भारत का नक्शा, जिसमें अफगानिस्तान तक शायद दिखाया गया है। बिल्कुल। ये संघ का क्या घोषित लक्ष्य है भविष्य के लिए? देखिए, मोहन जी का बहुत स्पष्ट कहना है। मोहन जी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भाई सबका डीएनए एक है। जब डीएनए एक है तो फिर सरहदें अलग अलग क्यों हों? सरहदें भी एक होना चाहिए। और अखंड भारत की बात करते तो पहले था ना, 1947 के पहले पाकिस्तान था क्या? नहीं था ना। पहले जो भारत था पूरा एक, बाबरसी के राजा रजवाड़े उसको एक नहीं रख पाए, मुगल आए तो टूटता चला गया, अंग्रेज आए तो टूटता चला गया। तो अब भारत उस ताकत में पहुंच गया है कि जो भारत बटा है उसको वापस इकट्ठा किया जा सकता है। और जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भाई 2047 में विकसित भारत की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, कि कहा जाता था कि भारत विकास नहीं करेगा, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो 2047 में विकसित भारत भी बनेंगे। और हो सकता है कि उसके बाद ऐसा समय भी आए कि पूरा जो भारत टूट कर एक अलग देश बने, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दूसरे बांग्लादेश हो, वो सारा भारत का एक अखंड हिस्सा बने। और भारत की प्रगति को देखकर वो खुद ही कह दे कि भाई भारत इतना, जब 3000 साल पहले, मोहन जी ने कहा कि 3000 साल पहले जब भारत विश्व गुरु था, तो अब जब भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग मिल जाते हैं बात करते हुए कि हम हिंदुस्तान में ही तो बिल्कुल वो कहेंगे भाई हिंदुस्तान में चले जाएंगे तो हमारे यहाँ मतलब हालत सुधर जाएगी। खबर लगाई जरा IMF वाली। इसके मैं आपको ये बताता हूं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, मोहन जी ने कहा कि जो चला गया उसको भी हम वापस ले लेंगे, लेकिन जो चला गया वो कितना बदल गया है ये भी हमको सोचना पड़ेगा। हर मोर्चे पर पाकिस्तान मार खाता है लेकिन सुधरता नहीं। जो पैसा IMF ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिया, और बड़ा विवाद हुआ कि IMF कैसा दे रहा है, उसमें सारे राष्ट्र पैसा देते हैं, हमारा भी पैसा है उसके अंदर, वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट को दिया जा रहा है। अब ये देखिए कि वो खर्च कहां पर हो रहा है। शहबाज शरीफ सरकार ने मुरीदके में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर बनाने के लिए भारी भरकम फंड दिया है, जिसको मरकज कहते हैं, जिसको हमने ध्वस्त किया था। भारतीय एयरफोर्स ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान की सरकार अब उसके लिए फंडिंग कर रही है IMF के पैसे से, जो उसको लोन दिया गया है वो अपने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए। भारत की इस पर बड़ा ऐतराज है और मांग की गई है कि भारत सरकार IMF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए जोर लगाए। ये कांग्रेस ने कहा और बीजेपी ने कहा है कि आतंक का खात्मा मोदी सरकार का संकल्प है और वो होके रहेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान इस ओर चल पड़ा है, क्या हमारे हित में भी है कभी कि पाकिस्तान तक हमारी सरहदें हो जाए? देखिए, पहली बात है कि हिंदुस्तान के लिए, जैसे मोहन जी ने कहा कि हिंदुस्तान को तो कोई नहीं तोड़ सकता, मतलब अखंड है, उसमें कोई जितना हिस्सा हमारा है, न कोई किसी की हिम्मत है इस बारे में सोचने की, ये नहीं करने की। और ये बात करना कि हम जो चला गया उसको ले लेंगे, ये एक इमोशनल तरीके से ठीक बात है, प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल तरीके से ठीक भी नहीं है। और इस तरह की बातों का कोई अब मायने भी बहुत मैं नहीं समझता कि कोई चल रहा है। लेकिन ये सोचना और इसमें कोई सोच के बोल देने में भी कोई बुराई नहीं है कि ठीक है, आपका लक्ष्य हो सकता है कि किस पर काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी ज़रूरत है अखंड भारत में कि जो भारत है वो अखंड रहे। वो तो रहेगा सर, वो है, उसी पे सारा फोकस रखा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो कोई नहीं कर सकता, तोड़ सकता, लेकिन उसको कैसे विकसित किया जाए। और मोहन जी खासतौर से संघ जिस तरह से 2047 तक एक विकसित भारत का सपना दिख रहा है, हमें उस पर काम ज्यादा, फोकस वहां हो, फोकस वहां पर। पाकिस्तान को मिला लेंगे, एक दिन बांग्लादेश को मिला लेंगे उसको, और उससे कौन सा फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को मिलाने से। आगे मैं बढ़ता हूं। आपको अमेरिका में, आपको मालूम है, एक बड़ा नृशंस हत्याकांड हुआ और भारतीय मूल के एक व्यक्ति की गला काट कर, मतलब धड़ से अलग करके, उनके बीवी बच्चे के सामने एक व्यक्ति ने उनकी निर्मम हत्या की। इनका नाम था चंद्रमौली। सर कर्म कर दिया गया। सर काटने के बाद हत्यारा मार्टिनेज सर को फुटबॉल की तरह ठोकर मारता हुआ भी दिखाई दिया। इस पूरी वारदात से भारतीय समुदाय जो अमेरिका में, वो ही नहीं, यहां भी लोग बड़े सन्न रह गए थे। अब ये कहा जा रहा था क्या ट्रंप इस पर कुछ बोलेंगे। ट्रंप ने इस पर एक बयान जारी किया है, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि इस घुसपैठिए को अमेरिका किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं
उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये जो हमलावर था मार्टिनेज, ये कहां का रहने वाला है? क्यूबा का रहने वाला है। ये अमेरिकी नहीं है, ये अवैध तरीके से घुसपैठ करके आया अमेरिका में। इसको ट्रंप ने कहा इलीगल एलियन, और उन्होंने ये बताया कि इसी साल जनवरी या फरवरी में जो उनकी एक एजेंसी है आइस, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ती है और उनको उनके देश में, मूल देश में वापस भेजती है, उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया था, इसी हत्यारे को। लेकिन क्यूबा ने इस व्यक्ति को लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा हम एक अपराधी को अपने देश में वापस नहीं लेंगे, अब आपके देश में चला गया तो आपकी प्रॉब्लम आप जानो। और कुछ देर हिरासत में रखने के बाद इसको छोड़ दिया गया। इसके बहुत बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। सोचिए, जिसका मूल देश उसको वापस ना ले रहा हो, इलीगल आदमी, उसको अमेरिका ने पकड़ा भी और फिर छोड़ भी दिया, और उसके बाद इसने हत्याकांड किया। तो यह कहा है ट्रंप ने कि मैं ये तस्वीरें देखकर हत्याकांड की हिल गया हूं। ये इसका सारा दोष पूर्व की बाइडेन सरकार को जाता है, जिन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि हमारे यहां इलीगल लोग आकर के घुस गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई। और अब मैं किसी ऐसे इलीगल एलियन क्रिमिनल को अमेरिका में नहीं रहने दूंगा। अब वो इस हत्याकांड का अपने मकसद के लिए उपयोग कर रहे हैं, एजेंडा है उनका। या वही मैं कह रहा हूं, अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए मौका मिल गया उनको। ये बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिको और क्यूबा से बड़ी संख्या में वहां पर जो है लोग मैक्सिको की तो सीमाएं मिली हुई हैं, और क्यूबा का जो अमेरिका का जो फ्लोरिडा कोस्ट है, वहां से क्यूबा का जो डिस्टेंस तो समंदर पार करके आता है। 90 किलोमीटर, मतलब मामूली है, 90 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स है जो है। तो वहां से लोग तैर करके या छोटी छोटी बोट से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में मतलब ये बड़ी समस्या है जब भी घुसपैठ पे। कितनी चौंकाने वाली बात है, इलीगल इमिग्रेंट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पकड़ा भी गया, छोड़ दिया ये नहीं समझ में आया। क्योंकि जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको मिल गया, वो क्यूबा का हद उन्होंने इसलिए छोड़ा होगा कि भाई क्यूबा में अपराध हुए, क्यूबा की सरकार उस पर मुकदमा चलाए और वहाँ सजा दे। क्यूबा ने लेनेस बना कर दिया, तो डिपोर्ट कर देते, जबरदस्ती डिपोर्ट कर देते। आप हथकड़ी बेड़ी लगा करके तमाम भारतीयों को भेज सकते हो, एक आदमी को आप नहीं भेज सकते थे। भाई आप कितने हिंदुस्तानियों को जो बेचारे उन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया था, खाली नौकरी चक्कर में गलत तरीके से चले गए थे, उनको तो आपने हथकड़ी बेड़ी लगा के भेज दिया। एक क्रिमिनल को जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको आप वाकई चौंकाने वाली बात थी। और ये इतना, और अब आप उसका ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी होगा जो ऐसे बर्बरता है भाई, मतलब मार के फुटबॉल की तरफ सिर के। लेकिन ट्रंप ने इसका संज्ञान भी लिया और कहा कि मैं अब इलीगल तरीके से जो लोग आए उन पर कार्रवाई करूंगा। ट्रंप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको मैं और बता देता हूं। टैरिफ वॉर में भारत और नरेंद्र मोदी से शिकस्त पाने के बाद अब ऐसा लगता है कि ट्रंप के सुरबद्दे ढीले हुए। अब वो भारत के साथ नजदीकियां कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को बार बार वो माय गुड फ्रेंड, माय ग्रेट फ्रेंड कहते हैं। मोदी की तारीफ करना, उन्हें ग्रेट लीडर कहना, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री कहना। अब इस सब के बाद वो इंडिया आ भी सकते हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, ट्रंप इसी साल भारत आ सकते हैं। ट्रंप के करीबी और भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होने वाले शख्स सर्जियो गौर, उन्होंने यह बयान दिया है। सर्जियो गौर ने कहा है कि इंडियन ट्रिप को लेकर ट्रंप से बातचीत भी हो चुकी है। भारत पर जो ये 50% टैरिफ लगाया, इसके बाद ट्रंप को ये लगा था कि भारत झुकेगा, लेकिन भारत झुका नहीं और मोदी अपने मिशन से पीछे हटे नहीं। उल्टा स्वदेशी का नारा भारत में उन्होंने बुलंद कर दिया है। तो अब बात आगे बढ़ानी थी। ट्रंप ने अभी ये भी कहा कुछ दिनों पहले कि हमारी और भारत की ट्रेड डील जो है उस पर हमारे लोग बात कर रहे हैं और ट्रेड डील जल्द हो जाएगी। अब जब वो यूरोप से कहते हैं कि जो लोग तेल खरीद रहे हैं उन पर 100% टैरिफ लगाओ, तो उसमें भारत का नाम नहीं लेते, अब चाइना का नाम लेते हैं। तो ये सारे इशारे हैं कि ये जितना कुछ बिगाड़ चुके भारत के साथ, उसको कुछ सहेजना भी चाह रहे हैं। और सर्जियो गौर जो भारत के लिए नियुक्त किए गए राजदूत, जो इनके बेहद करीबी हैं, उनका यह कहना कि वो भारत में संभावित दौरे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड का समिट होना है इस साल के अंत में, वो भारत को होस्ट करना है। उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये 4 देश हैं। तो अभी जापान गए भी थे इसी साल ट्रंप, तो हो सकता है कि वो भारत, पहले खबर आ गई थी कि तय हो गया कि वो नहीं आएंगे जब संबंध बड़े खराब थे। अब फिर सर्जियो गौर का यह कहना है कि नहीं वो आ सकते हैं। तो सर कुछ बदला है अमेरिका में? जब सर्जियो गौर का अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में से हैं, तो उसका भी एक मैसेज होता है। तो मैं सुना बयान ही है सर, मैं सुना दूं एक बार सर्जियो गौर की बात सुना दीजिए। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. The president is committed to continual engagement with the Quad. In fact, there's already been talks on a trip for the next Quad meeting.
जी सर, क्लियर बोलो ना, क्वाड मीटिंग के लिए भारत जा रहे हैं। तो वो, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का और भारत सरकार का दबाव बना है, और ये कि नहीं झुकेंगे, उससे उनको समझ में आया। और वहाँ पर अमेरिका में भी उन पर दबाव बन रहा है कि उसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है। और जब ये लग गया कि भारत नहीं झुक सकता है, तो फिर एक रास्ता उनको लगता है कि भारत के बिना तो चला नहीं जा सकता ना। तो धीरे धीरे वो बदलते हैं। और सर्जियो गोर के जब अपॉइंटमेंट हुआ था, तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि शायद उनको इसी वजह से भेजा गया। एक सीधा कनेक्शन आपको लगेगा कि भाई यू कैन टॉक टू ट्रम्प डायरेक्टली, और जो बात सर्जियो गोर कह रहे हैं वो ट्रम्प कह रहे हैं। कई बार होता है ना, अभी के बयानों से आपको लग रहा है कि क्वाड समिट में ट्रम्प आ सकते हैं। ओके। और ये बड़ी बात होगी। फिर से कह रहा हूं मैं कि टैरिफ का जो कम से कम पेनल्टी वाला हिस्सा है वो जल्दी, और तब तक शायद वो डील भी कुछ एक फर्स्ट फेज उस डील का हो जाए, ट्रेड डील का वो भी पूरा हो जाए। अब देखिए इसमें रशिया का एंगल, भारत और रूस के मजबूत रिश्तों से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। क्या दबाव है हम पे? तुम तेल मत खरीदो रूस से, अपनी इतनी दोस्ती रूस से हटाओ, भारत अमेरिका के साथ मिल जाओ। यही तो हम पर दबाव बनाया जा रहा है। ट्रंप को जब पुतिन ने भाव नहीं दिया तो ट्रंप भारत पर दबाव बनाने लगे, लेकिन अब वो भी फेल हो गया। अब इस दोस्ती पर रूस ने भारत को कहा है थैंक यू। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि इतने दबाव के बावजूद भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं, रूस के साथ अपने संबंधों पर अडिग रहा। जबकि पश्चिमी देशों ने हर तरीके की कोशिश करके देख ली, भारत पर भारी भरकम टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन ट्रंप मोदी को झुका नहीं पाए। इसके लिए अब विदेश मंत्रालय रूस का भारत को धन्यवाद कह रहा है कि आप हमारे साथ, भारत हमारी दोस्ती पर आप लोग कायम रहे। अब ये इससे कहीं और ना चढ़ जाए त्रिपाठी जी, थैंक यू से ना चढ़ जाए। देखिए ट्रंप साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब गुंजाइश बहुत नहीं है। आप जितना आपको स्ट्रेच करना था, जितना खींचतान करना था, वो सब कर चुके हैं। और अब ये कहना कि इसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, जो वो G7 को, नेटो कंट्रीज को लिख रहे हैं कि भैया 100% टैरिफ कर दो, 50% टैरिफ कर दो, इसका मतलब है कि ट्रंप को पता है कि जहां वो खड़े हैं अब उससे आगे उनकी स्थिति नहीं है। अब और कई देश आकर साथ में मिलें, लेकिन क्या दुनिया ऐसे चल पाएगी? इसका जवाब है नहीं। दुनिया में जिस तरह के संघर्ष के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, उसमें ऑयल को लेकर वैसे ही थोड़ा सा स्टेबलाइज रहे, थोड़ा सा बेहतर रहे, उसके लिए जरूरी है कि रशियन ऑयल काम आता रहे, उसके लिए जरूरी है कि ईरानियन ऑयल काम आता रहे। अब आप एक साथ सारे एवेन्यूज बंद कर देंगे तो फिर आपका ही देश मुश्किल में पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, ट्रंप को यह जरूर है कि किस रास्ते आएंगे। एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर ट्रंप क्वाड में आने वाले हैं तो ट्रेड डील उसके पहले डन हो जाएगी, बाद में हो ही जाएगी, उसको आगे के लिए नहीं रखा। ट्रेड डील पर कुछ आगे बढ़ेंगे तभी ट्रंप आएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ट्रेड डील हो जाएगी, एकदम ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, ट्रेड डील हो और ट्रंप और मोदी एक साथ आकर उसको ट्रेड डील हो और ट्रंप भारत आए, बड़ी अच्छी बात है। अब जरा आपके पड़ोसी देश नेपाल की बात कर लेते हैं, जहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं सुशीला कार्की, और उनकी सरकार ने थोड़ी देर पहले शपथ ली है। कई और व्यक्ति उसमें शामिल हुए हैं, कुलमान घिसिंग, ओम प्रकाश आर्यल, रामेश्वर खनाल, इन 3 लोगों को कैबिनेट में प्रमुख विभाग दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में यह समारोह हुआ। अब जो जेनजी आंदोलनकारी थे उनकी निगरानी में सुशीला कार्की अगले 6 महीने कामकाज करेंगी। सोचिए, आंदोलनकारियों की निगरानी में सरकार काम करेगी। और सुशीला कार्की ने यह भी कहा कि मुझे लंबे वक्त तक पद पर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं 6 महीने से ज्यादा इस पद पर नहीं रहूंगी। जल्दी से जल्दी चुनाव कराएंगे और जो भी लोग नए चुन कराएंगे वो अपनी व्यवस्था बनाएंगे, वो सरकार बनाएंगे। अब ये जो 3 लोग बनाए गए हैं, इसमें से एक व्यक्ति तो नोन है, 2 भारत नेपाल के बाहर ज्यादा उनको नहीं जानते, लेकिन इस पर भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या ये जो नियुक्तियां हुई हैं ये आंदोलनकारियों से सलाह मशवरे के बाद हुई हैं? खास तौर पर ये जो सुदान गुरुंग का गुट है, जो ये जिन्होंने ये हामी नेपाल NGO बनाया था, और इन लोगों के देखरेख में ये प्रदर्शन शुरू हुए थे, क्या ये दबाव बना रहे हैं? ये पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था बड़ा दबंगई से कि हम गोली भी चलाने से नहीं कतरेंगे, मतलब गोली भी चला सकते हैं, गोली खा भी सकते हैं, जल्दी से जल्दी सुशीला कार्की को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ। अब वो तो हो गया। अब समीर जी बताएंगे आपको, मैंने तो कुछ ऐसी खबरें भी पढ़ी कि ये इस मंत्रिमंडल से भी खुश नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने धमकी दी कि भाई जो मंत्री बनाए गए वो बिना हमारी अनुमति से, बिना हमसे पूछे बनाए गए। और ये कहा गया है कि भाई ये जो ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्रालय और कानून मंत्री बना दिया गया है, वहाँ पर रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री और कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्रालय जो दिया गया है, ये हमसे बिना पूछे दिया गया है। तो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को धमकी दी कि भाई हम कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो रातों रात हम आपको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। अच्छा, ये स्पष्ट धमकी दी है और कहा है कि भाई 24 घंटे में अंदर आप फैसले वापस लीजिए और हमसे पूछ के फैसले करेंगे। आपको पूरा फ्री हैंड नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। आपके देखरेख में चुनाव होंगे, आप ये मत मानिए कि आप सारे निर्णय। तो अभी आंदोलनकारी एक एक चीज डिसाइड करेंगे, सरकार क्या करेगी? निश्चित रूप से अब जिस तरीके से अराजकता में चला गया है देश, भाई जब आंदोलनकारी तय कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा,
जब वो ये तय कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जब वो ये तय कर सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, मंत्रिमंडल में उनकी दखलंदाजी होगी, तो आने वाले समय मुझे लगता है जब तो ये तो बांग्लादेश में भी नहीं हुआ था सर, एक बार अंतरिम प्रधानमंत्री या वो बन गए हेड मोहम्मद यूनुस, वही चला और रहे। अभी यहाँ नहीं रुकेंगे, अब आगे ये तय करेंगे कि देश में चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये चुनाव से कहेंगे कि किस चुनाव पार्टी को मान्यता देना है, किसको नहीं देना है। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि नेपाल के लिए और मुश्किल होने वाला है कि जिस तरीके से ये युवा नेता या युवा लड़के या जो आंदोलनकारी जिस तरीके से अपना दबाव बना रहे हैं और सेना चुपचाप सुन रही है, मुझे लग रहा है ज्यादा एक डिस्टर्बिंग है कि भाई सेना को कहीं जाकर स्थिर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर मामले में आप उनसे पूछकर ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया नेपाल, ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर होंगे अब से थोड़ी देर में, और बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल एरिया का वो आज दौरा करेंगे। मोदी पश्चिम बंगाल से सीधा बिहार पहुंच रहे हैं। आज पूर्णिया एयरपोर्ट पर वो एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसकी जानकारी खुद उन्होंने एक्स पर भी दी। पूर्णिया मुस्लिम बहुल सीमांचल एरिया में आता है। पूर्णिया एयरपोर्ट से सीमांचल के 4 जिलों के रहने वाले लोगों को एयर कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी आज शुभारंभ करेंगे। तो ये तो था उनका औपचारिक कार्यक्रम। अब उनके जाने से हो क्या रहा है राजनीति में। मोदी एक मुस्लिम बहुल सेक्शन में जा रहे हैं बिहार के, तो वहां पर सबसे ज्यादा टेंशन जो MY समीकरण वाले हैं उनको है। ये है तेजस्वी यादव का, जो मुस्लिम वोट पर जिनकी राजनीति टिकी हुई है। तेजस्वी यादव ने मोदी के दौरे पर सवाल उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री जुमलों की बरसात करके चले जाते हैं। लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। तेजस्वी यादव से लेकर विरोधी मोदी के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिहार में विकास नहीं दिखता, इन्हें सिर्फ वोट बैंक नजर आता है। आपको बिहार में होता विकास नहीं दिख रहा। आज जहां पटना के एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, बिहार में 2 एम्स दिए गए हैं, एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी का ये 10वां 11वां संभवतः ये उनका दौरा है। जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए। और अब तो बात सिर्फ शिलान्यास तक नहीं है, उद्घाटन भी कई ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। मैं मानता हूं विकसित बिहार बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प, उस मुहिम का मजबूती से नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार का लाभ अब बिहार और बिहारियों को दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष को जो कहना है, गाली गलौज करना है, चोर चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, माताओं बहनों को अपमानित करने का काम करना है या विकास को छोड़कर क्षेत्रवाद की राजनीति करनी है, ये विपक्ष को मुबारक हो। हम लोग जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य पे बिना भटके, बिना डिगे हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वोट का गणित है, इससे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और बयान क्यों आ रहे हैं वो भी। सीमांचल में महागठबंधन को 2020 के चुनाव में 10 सीट मिली, एनडीए को 9। अब AIMM वहां पर एक बड़ा प्लेयर बन गया, 5 सीट, तो उसको भी आप ऑपोजिशन में जोड़िए तो ये हो जाता है आंकड़ा 15-9। ये एक ट्रिकी एरिया है एनडीए के लिए, जेडीयू और बीजेपी के लिए सीमांचल। अब वहां पर जाना, प्रधानमंत्री का कार्यक्रमों में वहां उनकी शिरकत और विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनका करना, वोट में कितना बदलता है सवाल। भाई वोट तो चाहे जहीं कोई भी इलाका हो, वोट तो चाहिए ही। मोदी जी की पार्टी को भी वोट चाहिए, त्रिपाठी जी? नहीं, निश्चित तौर पर चाहिए। और वहाँ पर पिछले कुछ समय में जिसको बार बार कहा जाता है कि सीमांचल के इलाके पर विकास की वो जो गंगा है वो नहीं पहुँचती है, ये आरोप भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस इलाके में कम विकास होता है जहाँ पर मुस्लिम आबादी या कहें कि उनके पक्ष के वोटर नहीं रहते। नरेंद्र मोदी ने इस फिनोमिना को बदला है। अगर आप इसको देखें तो अलग अलग देखें तो हर जगह पर ये होता हुआ देखा, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी पिछड़ी हुई है निश्चित तौर बीजेपी। और इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि क्या राजनीति विकास की होनी चाहिए या राजनीति जो दूसरे सामाजिक समीकरण उनकी होनी चाहिए, तो सामाजिक समीकरण आप साधिए वो बहुत जरूरी है,
लेकिन विकास की राजनीति में तो सबकी हिस्सेदारी होती है, उसमें तो किसी के वोटर को मिलेगा, किसी के वोटर को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। और पूर्णिया जा रहे हैं प्रधानमंत्री, पूर्णिया पप्पू यादव का इलाका, तो आज वो भी पप्पू यादव जी भी जो ढेर सारी विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, तो उस पर वो भी मंच पर होंगे। तो सवाल यह है कि क्या इस राजनीति के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में भी कुछ हासिल कर पाएगी। और देखिए अभी जो इसके पहले जो लगातार बैक टू बैक सीरीज ऑफ जो दौरे चल रहे हैं पीएम के, तो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार, तो ये जो पूरा चेन आप देखिए, तो उन क्षेत्रों में जहां नहीं था, जैसे आरोप भी लगा कि अरे वहां तो प्रधानमंत्री चले गए, वो प्रोजेक्ट के लिए चले गए, वरना मणिपुर नहीं जाते। तो इसका मतलब वो विकास परियोजनाओं को लेकर जा रहे हैं। तो आप मणिपुर से लेकर पूर्णिया तक अगर देखें तो मैसेजिंग बड़ी क्लियर है प्रधानमंत्री के लिए, जो विकसित भारत 2047 है, और उसमें जाहिर है फिर वोट जुड़ता है, मतदाता जुड़ते हैं और सीट आती है। आपने बात की तो मेरे दिमाग में बात आ गई कि मतलब ये मुझे एक बात दिखी, मतलब लगा कि ये बात करने लायक है। 75 साल का इंसान, आप पिछले कुछ दिनों के दौरे निकाल के देख लीजिए, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी आसाम, कभी मणिपुर, कभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। चाइना, चीन, मतलब जबरदस्त एक्टिविटी है, जबरदस्त एक्टिविटी है। अब मैं आपको बताऊंगा, राहुल गांधी अभी पंजाब गए तो उस पर क्या राजनीति हो रही है, लेकिन सर पहले जरा सीमांचल की बात कर लें। सीमांचल में मोदी जी का जाना महत्वपूर्ण है, और वोट मिलते हैं कि नहीं मिलते, मैं तो इससे सहमत भी नहीं होता कि भाई नहीं वोट मिल रहे तो हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। और आप देखिए ना, ऐसा 24 के चुनाव के बाद कुछ एक लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा, बीजेपी के सांसदों ने भी कहा था, जी, बिहार के ही थे वो, बिहार के ही हैं, बड़े सांसद हैं वो। हाँ, उन्होंने कहा था वोट नहीं देते तो क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे अररिया की सीट को देखा, पिछली बार अररिया बीजेपी ने जीती है, वहां भी 50% मुस्लिम आबादी है, तो ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकती तस्वीर, बदलती है धीरे धीरे। मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में बीजेपी जीतती है भाई, वो जीत गए थे। शाहनवाज जी कौन सी सीट जीते थे? भागलपुर, कटिहार जीते हैं। तो इसलिए अपनी एक्सरसाइज पूरे करते रहना चाहिए और उस पर काम होना मैं समझता हूँ अच्छा है। और इस छवि को बार बार तोड़ना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते जहाँ मुस्लिम आबादी का बाहुल्य है या मेजोरिटी वाली चीज़ है, और सरकार अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कि इस पर रहना चाहिए किसी भी सरकार को, और प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। और आपने जो कहा कि मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, तो ये बात तो हम रोजाना ही करते कि भाई जो राउंड द क्लॉक पॉलिटिक्स या काम में लगा रहता हो, उसके कंपटीशन आप कैसे करेंगे आराम से करके, मतलब तुरंत एक दौरा किया फिर विश्राम करते हैं। वो अभी आते हैं सर उस पर एक। लेकिन ये चुनावी बात कर रहे हैं तो इसमें एनडीए के लिए जरा अब जो घटक दल है वो थोड़ी टेंशन बढ़ा रहे हैं। हम पार्टी के मंत्री लीडर और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अब 15 सीटों की डिमांड कर दी और उन्होंने कहा कि अगर हमको 15 सीट नहीं मिलती है तो फिर हम 100 सीट पर अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, वैसा कोई टारगेट नहीं पीछा है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कि 10 हो गए मेरे पार्टी निर्माण का, और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मुख्यमंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में, समाज, पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी जरूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निहोरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग कहें। जो ये बात कह रहे हैं दरअसल एक्चुअली इन्होंने अपना एक कष्ट बताया कि हम जो है रजिस्टर वो नहीं है, मान्यता प्राप्त राज्य का राजनीतिक दल नहीं है। बता रहे थे कि 6% वोट चाहिए। अब वो ये चाहते हैं कि ज्यादा सीट लड़ेंगे तो हमको ज्यादा वोट मिलेगा, इसीलिए वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। फिर कहा नहीं तो हम 100 सीट भी लड़ लेंगे। आप सर ये लड़ने के लिए 243 लड़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत? वैसे 15 दिनों में अभी चुनाव का घोषणा बता रहा हूँ, 5 से ज्यादा नहीं मिलेंगी। अच्छा, और 5 मिल जाए तो बड़ी बात है, और 5 पे मान भी जाएंगे मांझी जी। 15 से 5 मतलब ये तो वही है कि तोप का लाइसेंस मांगो। नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ ये सीट शेयरिंग कुछ लेट नहीं होगी, 15 दिन में तो इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। नहीं, सीट शेयरिंग तो आखिर तक चलती है, चलती रहती है, बातचीत चल रही है। तो मोटे तौर पर ये भी होता है कई बार कुछ कैंडिडेट अनाउंस होते रहते हैं, सीट शेयरिंग चलती रहती है। नीतीश कुमार ने अपने 3 कैंडिडेट अनाउंस भी कर दिए हैं। लेकिन मांझी जी को आप देखिए, मांझी जी तो मांझी है ना, तो नाव उनकी जो है कभी इधर कभी उधर, कभी इस घाट पर कभी उस घाट पर लगती रहती है। और उनकी मजबूरी है एनडीए में रहना, कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो इसलिए क्या उधर महागठबंधन को मिल जाएंगी 15 सीटें, वहाँ 15 सीटें नहीं मिलेंगी।
और यहाँ केंद्र मंत्री बने वो हुए भी हैं, फंसे हुए बेटा हैं। मंत्री है। उनके तो इस बार 2 नई पार्टियां पार्टनर बन गई हैं। उनके और प्रॉब्लम है सीट बांटने की। दूसरा मान लीजिए केंद्र मंत्री हैं, एमएसएमई के मंत्री हैं, उधर बेटा मंत्री है वहां पर, तो इसलिए वो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है और उसी के तहत इस तरह बयान दिए जाते हैं। अब चलिए जो बात छेड़ दी थी विजय जी ने, उसको पूरा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के ठीक 5 दिन बाद राहुल गांधी पंजाब पहुंचे। मतलब मोदी जी 5 दिन पहले जा चुके हैं। राहुल गांधी आज पंजाब में हैं। सबसे पहले उन्होंने अमृतसर में जाकर गुरुद्वारा साहब में माथा टेका, उसके बाद फिर वो निकले बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए। राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा थे। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी 9 सितंबर को पंजाब में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए गए थे। फिर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की थी और उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत पैकेज अनाउंस किया। इस पर विवाद हुआ था, बताता हूं आपको। लेकिन राहुल गांधी को लेकर अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि अभी तक उन्होंने पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए क्या किया। 5 दिन, अब मतलब इतने दिनों के बाद अब तो बाढ़ उतर भी गई, अब राहुल गांधी जा रहे हैं वहां मिलने के लिए जब पानी कम हो गया है। तो कहां थे राहुल गांधी? राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद विदेश चले गए। विदेश से आए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने वोट डाला। उसके बाद वो रायबरेली गए अपने क्षेत्र में, 2 दिन वो वहां पर रहे, फिर बीच में 2-3 दिन कहाँ रहे पता नहीं, दिल्ली गुजरात गए, गुजरात गए। सारा कुछ करने का समय उनके पास है। पंजाब जाने का समय उनके पास नहीं है, हिमाचल जाने का समय उनके, हिमाचल में तो उनकी सरकार है और पंजाब में आप सरकार अगले चुनाव में प्रबल दावेदार हैं सरकार बनाने के। बीजेपी ने अपना कृषि मंत्री भेज दिया, वो घुटनों तक पानी में खड़ा है व्यक्ति वहां पर जाकर के। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन ये बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की भाई पूरी ताकत लगाओ, यहां लोगों की मदद करो। इस वक्त लोगों को याद रहता है, कांग्रेस के लोगों ने भी किया होगा, लेकिन लीडर जब नहीं जा रहा है तो फिर कैसे माहौल बनेगा? तो ये सवाल है कि भाई क्या राहुल गांधी ने इस मौके पर भी दिखा दिया कि अभी वो गंभीरता आई नहीं है? समीर जी, देखिए, पंजाब तो वो राज्य जहां कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही, या तो अकाली सत्ता में रहते हैं या कांग्रेस है। इस बार आम आदमी पार्टी ने वहां सरकार बनाई और ये कहा जा रहा है कि भाई जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस भी सत्ता में लौटेगी वहां पर। जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस को समर्थन मिला कि वहां से 7 सांसद आपके वहां से जीत कर आए हैं, तो कांग्रेस को तो एक बड़ा सपोर्ट था पंजाब की तरफ से। तो राहुल गांधी का तो मलेशिया जाना ज़्यादा प्राथमिकता में था, पंजाब जाना नहीं था। और पंजाब तो छोड़िए, पंजाब में आपकी सरकार नहीं है। राहुल गांधी क्या वहां पर गए कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ उनकी सरकार है? हिमाचल में भी तो इतनी भयानक आपदा आई है, सुक्खू साहब तो परेशान है वहां पर। क्या राहुल गांधी उस राज्य में गए जो 3 राज्य में उनकी सरकार है, उसमें से एक हिमाचल भी है? क्या वहां राहुल गांधी ने जाकर मदद की या बात की? क्या राहुल गांधी उनके सांसदों ने अपने सांसद निधि से कोई बड़ा पैसा इस काम के लिए दिया? क्या राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं अपने 1 महीने की तनख्वाह या 2 महीने की तनख्वाह, या कांग्रेस का हमारे 99 सांसद है सब 1-1 महीने की तनख्वाह? मौका चूक जाना, तो ये बताना कि आपके राजनीति में आपकी प्राथमिकता क्या है। आपको मलेशिया जाना आपकी प्राथमिकता है, आपके लिए घर बैठना प्राथमिकता, पार्टी के साथ बैठक करना, आपके लिए किसी बड़े होटल में परिवार के साथ डिनर जाना प्राथमिकता है, लेकिन आपके लिए पंजाब में जाना प्राथमिकता नहीं, जहां पंजाब में बाढ़ के कारण इतना हाहाकार मचा हुआ है। मुझे लग रहा है एक सांसद होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते, और पंजाब में आपकी इतनी जड़ें मजबूत है कांग्रेस की, आपके सांसद वहां लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां बहुत काम कर रहे हैं, कम से कम वहां जाकर कार्यकर्ता को। राहुल गांधी के लिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक इनएक्टिव नेता है, एक्टिव बहुत है, ये इधर उधर कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं हमेशा। सर एक्टिव लेकिन सही जगह पर, मौके पर पहुंचना। एक्टिव कहाँ रहेंगे? एक्टिव रहेंगे तो स्टेशन जाके कुलीग के रूप में सामान उठा लेंगे, वो मोटरसाइकिल ठीक करने चले जाएंगे, लोको पायलट के पास चले जाएंगे। अब आप जिस आदमी से प्रतियोगिता में हैं, उस आदमी का हम लोग बात कर ही रहे थे, वो पूरा हिंदुस्तान नाप देते हैं 4 दिन के अंदर। सर कुछ कहना है राहुल गांधी जी के लिए आपको? मैंने तो ये पहले ही बोला कि भाई देखिए, वो सरकार चला रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, वो नहीं भी चलाएं, नहीं भी जाएं, तो भी उनकी सरकार चल रही है। आपको उस आदमी से मुकाबला करना है, यदि आपको उनकी जगह लेनी है तो आपको तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्या आप उस मुकाबले के, देखिए पैसा और वो सब व्यवस्था तो अब सरकार रहती है तो वो 1600 करोड़ भी दे सकते हैं, जो भी है उसमें तो सरकार का पैसा, वो तो अलग इशू, 20,000 करोड़, हाँ वो ठीक है, लेकिन उसको वो अलग इशू है। लेकिन राहुल गांधी को आपने जो बात कही ना कि सही समय पर सही जगह होना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कहना कि राहुल जी एक्टिव नहीं रहते, वो एक्टिव हैं, अलग-अलग, और एक अलग अलग तरीका होता है, वो लोगों से मिलना का भी एक कनेक्ट है। आप इसको हर तरीके से देख सकते हैं। ये जो सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का मोदी जी ने पैकेज दिया बाढ़ राहत के लिए, वहां लोगों ने कहा भाई हमको जरूरत है 20,000 की, आप दे रहे हो 1600 करोड़।
उन्होंने कहा हमारे 60,000 करोड़ रुपया बकाया है पंजाब सरकार के, आप वो रिलीज कर दीजिए। खैर ये इस पर विवाद हुआ ना, राहुल गांधी इस विवाद को बढ़ाते आगे। राहुल गांधी पंजाब जाते हैं और कहते हैं भाई इतनी बर्बादी हुई है, केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए। ये काम राहुल जी को करना चाहिए कि भाई वो कहें पंजाब में क्या किया सरकार ने। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पैसा दे, उसकी मदद करे, वो सारा काम करना चाहिए। या जैसे मणिपुर की भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मणिपुर प्रधानमंत्री जी 2.5 साल बाद गए हैं, तो विपक्ष के नेता सवाल करते कि भाई क्या हुआ। मैं हैरान रह गया, रिपोर्टर ने माइक लगा के एक बिल्कुल ओपन एंडेड सवाल किया राहुल गांधी से कि प्रधानमंत्री आज मणिपुर में है। राहुल गांधी ने कहा अच्छा, और बढ़ दिया। हाँ तो वही कह अरे आपने पार्लियामेंट में स्पीच दी है मणिपुर पे, प्राइम मिनिस्टर 2 साल बाद जा रहा है। इससे उलट होना चाहिए था कि क्या होना चाहिए था कि रिपोर्टर कोई और सवाल पूछता तो कहते पहले बात करते मणिपुर की। प्रायोरिटी अजीब समझ में नहीं आ रही त्रिपाठी जी। नहीं, राहुल जी की हालत वही है, बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता लेकिन माँ बाप के दबाव में प्रतिदिन स्कूल जाता है झोला लेकर। तो एक्टिव तो है, वो स्कूल भी जा रहा है, लेकिन क्या वो पढ़ाई कर रहा है क्या? और जब वो मन से नहीं कर रहा है, और मुझे बार बार ये चिंता होती है कि राहुल जी की जो मनोदशा है उस पर क्या कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर रही? आप उनकी किसी भी भाव भंगिमा को देखिए, जिस तरह से कहीं वो जा रहे होते हैं। अब ये कब आदमी कर सकता है कि उससे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं, तो कहा अच्छा ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ और चल रहा हो। मतलब एकदम से अचानक अच्छा ये भी है, मणिपुर भी बताना है, अच्छा पीएम चले गए। नेता प्रतिपक्ष को तो इस पर इतना बढ़िया एक स्टेटमेंट आना चाहिए। और मैंने जो पहले भी कहा था अभी पूर्णिया की बात करते हुए कि पीएम के मणिपुर जाने पर यह आलोचना 2.5 वर्ष वाली तो ठीक है, ये तो हम सब कह रहे हैं भाई थोड़ा और पहले पीएम जाते, लेकिन असली आलोचना क्या की? कांग्रेस ने कहा कि वहां प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू करने गए। अरे भाई देश का प्रधानमंत्री है, अगर वो किसी राज्य में और वो भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन वाले इलाके में जा रहा है, वहां के लिए परियोजनाएं लेकर जा रहे हैं, विकास लेकर जा रहे हैं। 2015 के बाद देश के पूर्वोत्तर की अरुणाचल हो या मेघालय, मिजोरम, ये सब अभी जाकर रेलवे से जुड़ पाया है। तो अगर ये सब हो पा रहा है तो इस पर आपको तैयारी के साथ बोलना पड़ेगा। लेकिन तैयारी के साथ आप तब बोलेंगे जब आप उसी में डूबे रहे, वही करते रहे। आप ब्रेक करके थोड़े दिन के लिए घूम टहल के आगे सब गायब हो गया, एकदम पता ही नहीं होगा। फिर लौट के आए तो उपराष्ट्रपति चुनाव आ गया तो कहे वोट दे आते हैं, फिर सोचेंगे, फिर गायब हो गए। अब जाना तो सब जगह कर रहे हैं, कहां नहीं जा रहे भाई? वो रायबरेली भी गए, यहां भी गए, तो वो ठीक ऐसे ही है। वो आकर बैठते हैं, कुछ घंटे रहते हैं, तब तक फिर से उनको फोर्स किया जाता है कि अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा, देखो ऐसे चलोगे तो पीएम नहीं बन पाओगे कभी। तो कहते अच्छा नहीं बन पाएंगे पीएम, अच्छा चलो। अब उनको वोट चोरी मिल गया। वोट चोरी आपका मुद्दा है, ठीक है, लेकिन देश में और भी तो मुद्दे हैं। आप वोट चोरी का कैंपेन चलाए रखिए, आपको चलाना है। हर चीज का जवाब वोट चोरी नहीं हो सकता सर। अब इतने उन्होंने डेड इकोनॉमी स्टेटमेंट दिया जो ट्रंप ने कहा था भारत की इकोनॉमी के लिए। उन्होंने कहा मैं धन्यवाद करता हूं, किसी ने तो बोला, ट्रंप ने बोला डेड इकोनॉमी, ये इंडियन इकोनॉमी इज डेड। उसके बाद से आपने आप सब सोच लीजिए कभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई बयान दिया उन्होंने? एससीओ का समिट हो गया, चाइना से मिला है, रशिया से मिला है, ट्रंप ने ये कह दिया, वो कह दिया, एक स्टेटमेंट नहीं राहुल गांधी का, कुछ नहीं। उनसे पूछा गया कि जब वो चीन भी गए थे प्रधानमंत्री, तब भी पूछा गया था, तब भी पूछा गया था कि इस पर आपको क्या कहना है, तो उन्होंने वोट चोर। मतलब आप ही बोले सर, मैंने क्या बोला। हमारे मित्र लोग पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग ज्यादती करते हैं राहुल गांधी के साथ। अब राहुल गांधी पंजाब अगर 5 दिन बाद गए तो गए, प्रधानमंत्री 2.5 साल बाद मणिपुर गए, तो उसमें तो हम लोगों ने कहा गया बहुत अच्छा है, गए कम से कम मरहम लगाने। अब वो 5 दिन बाद गए, भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो वो भी हवाई सर्वेक्षण कर लेंगे सब जगह, क्या दिक्कत है? देखिए आप सवाल ये है कि अब रायबरेली अगर 2 दिन अपने क्षेत्र में रहे तो वो भी नागवार गुजरता है साहब, रायबरेली 2 दिन क्यों बिता दिया उन्होंने? ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि मान लीजिए आप सही कह रहे हैं कि जब उनसे प्रधानमंत्री मणिपुर दौरे के बारे में पूछा गया तो उनको उसे बोलना चाहिए था कि हाँ भाई मणिपुर जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या कुछ ना कुछ सवाल उठाना चाहिए ना। मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन अब एकदम से राहुल गांधी बिल्कुल निकम्मे हैं, रिलेंटलेस। एक आदमी 4000 किलोमीटर भारत नाप ले फिर भी वो रिलेक्टेंट है, वो 6000 किलोमीटर टोटल यात्रा कर ले देश की फिर भी रिलेक्टेंट है, बरसते पानी में वो लोगों के बीच में रहे तो भी रिलेक्टेंट है, वो अब घुटनों तक जो है मखाने खेत में घुस जाए तो भी रिलेक्टेंट है। मोजे पहन के सर, मोजे पहन तो ये तो यार मोजे पहनने पर तो उनकी प्रॉब्लम है ना, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब हर चीज में हम लोग जो है खाली यही देखना है कि नहीं बस आप कह रहे हैं हम राहुल पे जाति कर रहे हैं। बिल्कुल जाति कर रहे हैं, ठीक। हर आपकी राय भी आ गई सर। राहुल ने मोदी क्यों देखते हैं आप? ठीक है कि जैसे मोदी है वैसे काम करें। सर राहुल को मोदी की जगह बैठना है इसीलिए देखते हैं। क्या मनमोहन सिंह कौन सा मोदी जैसे थे, बैठ गए ना 10 साल। हम लोग नहीं जाति कर रहे हैं,
उनका घर परिवार नहीं, आप ये आपको नहीं, सोचना है। बहुत बड़ी बात आपको बोल गए। सोचना है, घर परिवार जाति कर रहा है। मनमोहन सिंह कौन सा कहीं कुछ कौन सा करते मोदी जी थे? बैठ गए 10 साल 10 है साल, ना? वो भी 10 साल रह गए बस ना। यही तो अटल मैं जी कह रहा हूं। राहुल जी भी रह अटल सकते जी हैं। कितना जाते थे लोगों के बीच में, खाली रैलियां संबोधित करते थे, लेकिन बन गए ना प्राइम मिनिस्टर। या गुजराल साहब कितना जाते थे, चलिए बन सर। गए ना प्राइम मिनिस्टर। सर एक खबर और करते हैं इस पर तो वैसे आधा घंटा और हो सकता है। सर समय थोड़ा बदल गया है, गुजराल और आगे देखिए बन गए थे। आज एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है, एक इंटरेस्टिंग मीटिंग। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने कमर कस ली है और संघ और उससे सारे जुड़े संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब योगी सरकार की हैट्रिक लगाने के लिए संघ कैसे मैदान में है, जानिए। लखनऊ में बीजेपी और संघ का मंथन चल रहा है। 3 दिनों तक चलने वाली एक समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ, सरकार और पार्टी के बीच तालमेल इस मंथन का मकसद है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वहां पंचायत के चुनाव होने हैं। इससे पहले 11 जो एमएलसी हैं उनका भी चुनाव वहां पर होना है और अब संघ अभी से इसमें एक्टिव हो चुका है। अब ये कुछ सबक सीखने के बाद वाली स्थिति लग रही है। समीर जी, सर आप कह रहे हो कि संघ ने कमान संभाल लिया। अब जिसको कमान संभालना है प्रदेश में, उसका तो नाम भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम प्रदेश अध्यक्ष का तो नाम तय नहीं हो रहा है। अब संघ कमान कैसे संभाल लेगा? भूपेंद्र चौधरी हैं फिलहाल। भूपेंद्र चौधरी अभी फिलहाल अध्यक्ष है। मुझे लग रहा है कि अभी जो बैठक हो रही है ये तमाम चीजों को लेकर बैठकें हो रही होंगी इसके अंदर, सिर्फ 2027 के चुनाव की नहीं, उसके पहले के लेकर जो लगातार चीजें उत्पन्न हो रही थी। जैसे अभी जो 4 सहयोगी दल जो है, जो पिछड़ा जाति की राजनीति करते हैं, दिल्ली में जिस तरह के सम्मेलन, निषाद और वो बिल्कुल वो सब लोग बैठे थे, उसको लेकर हुआ। जिस तरीके से अभी एबीवी के छात्रों के ऊपर जो मतलब लाठीचार्ज हुआ था, वो मुद्दा भी संघ इस बैठक के अंदर उठाएगा। जिस तरीके से राजपूत समुदाय के लोगों ने एक बैठक की थी विधायकों ने 40, वो मामला भी इसमें उठने वाला है। और ये भी उठेगा कि भाई प्रदेश और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा हो, तमाम चीजों को लेके क्या मुद्दे होना चाहिए, सरकार का कामकाज कैसा संघ आ गया ना बीच में सर, निश्चित रूप से संघ आएगा। लेकिन भूपेंद्र चौधरी की चिंता समीर जी ने की, भूपेंद्र चौधरी जी पर जो कमान कर रहा है उसका भी अभी तय नहीं किया आपने। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ सर, कहाँ आप तो अक्टूबर आने को हो गया आपसे पार्टी, अप्रैल से कह रहे हैं आप बनेगा। असली खबर आप लोग पढ़ते नहीं। सर समय नहीं है, बिल्कुल 10 सेकंड, एक लाइन की बात, 14 करोड़ लोग हो गए हैं, समय लगता है। 14 करोड़ क्या हो गए? 14 करोड़ सदस्य हो गए पार्टी के। आप लोग चाह रहे हैं 5 लोग मिलकर तय कर लें, 14 करोड़। अरे 2025 में कर लेंगे, वही सब करेंगे तय, सब मिलकर। चलिए सर, जिनके हाथ में कमान है वो तो काम कर ही रहे हैं।